पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथ जुड़े सभी सहकारियों को सादर जय भीम। आई विश एंड आई ऑनर द ग्रेटनेस इन ऑल ऑफ यू। सहकारियों, जैसे कि हम 2 अगस्त से आज तक ये जो हमारा बहुजन समाज है, इसको हमने अगर इसका पुनर्गठन करना है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, इसको एक आइडियल समाज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो हम स्टडी कर रहे थे उसी उसी के तहत आज हम जो हमारा लास्ट लेक्चर है, जैसे हमने एक एक लेक्चर को 2 दिन में बांटा है, तो आज हम लास्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं। मेरे से पहले मेरे बहुत ही सीनियर सहकारी, जैसे कह लो वो इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही होंगे, तो मैं तो जस्ट एक स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने अपना वक्तव्य बहुत अच्छे से रखा और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी सर पी.आर. अम्बेडकर जी का कि वो हम महिलाओं को हमें इतना वो सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि जस्ट अभी हम ट्रेनी हैं, इवन देन वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप एज ए ट्रेनर भी प्रेजेंट करो अपने आप को। तो उनका एक बार फिर धन्यवाद। और जैसे कि हम सभी अभी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, और यही मान्यवर कांशीराम जी जो हमें लास्ट में जो हमें एक वो जैसे कह लो कि एक नुक्ता या एक नुस्खा हम बोलते हैं पंजाबी में, वो हमें दे गए हैं कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाने वाले बनना होगा। तो सहकारियों, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, जिसका जो मेन मोटिव ही ये है कि हमने सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो आइडियल सोसाइटी नहीं है। कहने से नहीं, अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो प्रियंका ये मूव नहीं हो रही। आप वो पॉइंटर है वो अपना पीपीटी पे लेके आइए और फिर नेक्स्ट करिए। अच्छा, नो, मैंने चेक किया था। हाँ मैं एक बेटी को कॉल करती हूँ। हाँ, ये एरो है ना कीबोर्ड में, उस एरो से भी आप करेंगे देख तो एक आ मिनट जाएगा। हाँ। बेटी, फोटो अच्छा, यस मैडम, आ गया हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी, सॉरी प्रियंका जी, ये ना नहीं नहीं, कोई बात लैपटॉप नहीं। काफी टेक्निकल देर से जो रहता यूज है। नहीं करा, तो ऐसे ही थोड़ा इसमें थोड़ी एरर आ जाती है, तो सॉरी फॉर। रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए मतलब देयर शुड बी एनी रीजन कि क्यों करना है। भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सारा देश मजे से जी रहा है, आप लोग क्यों पगले हुए पड़े हो कि हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है? तो उसके लिए जब हम स्टडी करते हैं, हम समाज में देखते हैं, जब इवन हम मीडिया को ही मतलब न्यूज़पेपर में ही देखें या जो भी है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा भारत देश है, इंडिपेंडेंस डे 74 ईयर कंप्लीट होकर हम 75th ईयर मनाने जा रहे हैं। तो उसमें इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के 75 साल के बाद भी और इवन उससे पहले भी जो हमारी दशा थी वो वैसी ही है। अगर हम 2,500-3,000 साल से देखें
तो जो बहुजन समाज है उसकी जो परेशानियां थी, लाइक जैसे हम कहते हैं कि उसको एक हाशिए पे रख दिया गया था, वो आज भी हाशिए पर ही है। आज भी वो जो बेसिक जरूरतें होती हैं लाइफ की उसके साथ यूज रहा है। तो 2,500-3,000 सालों से अगर कुछ नहीं बदला तो वो बहुजन समाज की जो दशा थी वो नहीं बदली। आज भी वही भूखमरी है, लाचारी, गरीबी। कहने को तो हम इंडिपेंडेंट मना रहे हैं, जहां हम हमें आजाद हो चुके हैं, संविधान और हमारे ग्रेट बाबा साहब ने लिखा है, जिन्होंने स्पेशली लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट फॉर माइनॉरिटीज, मतलब एक चैप्टर डाला उसमें कि ये जो मार्जिनलाइज जनता है इनके लिए कुछ स्पेशल आपने देना है। इवन देन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो दीज आर द रीजन कि हम कहने को जो हम थ्रू रिजर्वेशन हम जैसे नुमाइंदे हैं सोसाइटी के, बहुजन समाज के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम अपनी ड्यूटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम समाज को जगाना चाहते हैं। क्योंकि ये फैक्ट है कि आज भी बहुजन समाज उन्हीं जो 2,500-3,000 सालों से जो जिन प्रॉब्लम्स को जूझ रहा था, जिनसे उन्हीं से आज भी यूज रहा है। तो इसके लिए जैसे ऑक्सफैम की 2019 की रिपोर्ट है, तो उसमें वो फैक्ट बताते हैं कि अगर हम जो पूरा हमारे भारत देश की संपत्ति की हम बात करते हैं, जो टोटल नेशनल वेल्थ है, तो उसमें जो उसका टोटल का जो 77% है, टोटल वेल्थ की अगर हम बात करें 100 में से, 100 में से 77 जो पैसा कह लो, रुपीज कह लो, वो ऊपर के 10% लोगों के पास है। तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो जो 10% में भी जो 1% रिचेस्ट आ जाते हैं, तो उनके पास 73% आ जाता है। तो यहां से हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के से जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहां भी निकल के बात आती है कि जो संपत्ति है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि जो संविधान है वो इस हिसाब से बना था कि विद इन 10 ईयर ये सब इक्वल हो जाएगा। बाबा साहब जो कॉपरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट 5 ईयर की बात करते हैं, तो अगर वो ये कहते थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, तो वो सदा के लिए नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि एक बार 10 ईयर के लिए आप इसको अप्लाई कर दो, सबको आप एक लेवल पे ले आओ, और उसके बाद जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, कि जो काम करेगा, मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा। बट पहले आप दौड़ाने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी प्लेयर हैं, आप उनको पहले जीरो लाइन पे लेके आओ। अगर कोई बहुत पीछे है तो वहां से वो दौड़ना शुरू करेगा, तो वो कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो थीम था, ये जो बाबा साहब का जो प्लान था, जो हमने बहुत अच्छे से कॉपरेशन में भी डिस्कस करा, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो शासनकर्ता जमात है वो उसने सोसाइटी ही कुछ इस तरह से बना दी है। सोसाइटी जो है वो मतलब हमारे भारत देश में सीढ़ी है। इट इज जस्ट लाइक अ सीढ़ी। मतलब हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हम वो सीढ़ी के पायदान पे रह रहे हैं, हम धरातल पे नहीं रह रहे। कुछ लोग तो बहुत ऊपर रह रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत नीचे रह रहे हैं। तो इसलिए दिस इज द रीजन, दीज आर द पॉइंट्स। ये टेंशन, चिंता की बात है कि हमें, अगर सरकारें जो इस देश को चला रही हैं, अगर वो ये नहीं काम कर रही, तो जो जिसका शोषण हो रहा है, और उनको तो करना पड़ेगा। शोषण करने, जिनका शोषण हो रहा है, अगर वो सरकारों की लाइक उनकी मंशा की बदौलत वो आज तक वो पढ़ लिख नहीं पाए, तो जो हम पढ़ लिख पाए हैं, जो जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, तो फिर हमारी ड्यूटी बन जाती है। क्योंकि बाबा साहब पहले भी कह गए हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो हमने वो बाबा साहब का जो दिया हुआ हमें एक उलाहना है, उसको हमें उतारना है। तो इसलिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो है वो अपना काम कर रहा है, और इसमें हम सभी सहकारी एक दूसरे का सहकारिता करते हुए हम इसको, जो इसका अल्टीमेट एम है कि 10,000 हमने ट्रेनर तैयार करने हैं, और 10 लाख हमने टैडर मतलब तैयार करना है जो एनलाइटेंड हो, ताकि हम जो हमारा असल, जो एंड पे जो हमारा असल एम है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक पुनर्निर्माण, उसको हम अचीव कर पाए। तो सहकारियों, यहाँ से मैं अपनी बात, जो मेरा आज का मेन टॉपिक है, उस पे आती हूँ।
आज इसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी। हेलो। हाँ जी, तो मैं अपनी बात आगे रखती हूँ। तो सहकारियों, जैसे हमने बात करी कि लाइक मॉडर्नाइजेशन हो गई है, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो भी जो हमारा बहुजन समाज है वो हाशिए पे है, क्योंकि हम जो है एक जो सोसाइटी है वो हमारी फेवरेबल नहीं है। तो इसमें अगर हम कहें कि हमारी आइडियल सोसाइटी नहीं है, तो व्हाट इज द आइडियल कास्टलेस सोसाइटी, वो होती क्या है? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, जो बहुत एशियन दार्शनिक है अरिस्टोटल, वो कहते हैं कि इंसान, जब जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है। इंसान ने समाज में ही रहना है। तो समाज में रहना है, तो समाज में उसको जो उसका जो एक पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, जो उसको जो रिस्पेक्ट है, डिग्नि डिग्निटी है, वो उसको मिलनी चाहिए। तो वो तभी मिलेगी अगर वो आइडियल सोसाइटी में रहेगा। तो आइडियल सोसाइटी जो है उसका बेस होता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कि उसे पूरी आजादी होएगी, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी होएगी अपने आप को डेवलप करने का, अपनी पर्सनैलिटी को, और एक भाईचारा होएगा, भ्रातृ फ्रेटर्निटी की फीलिंग होएगी। कोई जैसे हम कास्ट में हमने पढ़ा कि हम बंद बॉक्सेस में रह रहे हैं, तो वैसा नहीं होएगा। जो आइडियल सोसाइटी होगी उसमें एक भाईचारा होएगा, वो मोबाइल होएगी। वो ऐसा नहीं है कि भी ब्राह्मण, जैसे हमने करा ही है कि हमें डिवाइड करा गया है। हम जैसे 4 वर्ण, पहले 4 वर्ण थे, उसके बाद अब 6743 जातियों में बांट दिया गया है। तो जो जातियां हैं, इसमें जो मोबिलिटी है, इसमें जो आदान प्रदान है वो कम हो चुका है, खत्म हो चुका है, ना के बराबर है। तो आइडियल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। वो मोबाइल होती है, व्यूज शेयर होते हैं, फुल ऑफ, उसमें चैनल जो है वो फुल होते हैं। कोई भी चेंज, कोई भी अच्छा काम हो रहा है, कहीं पे प्रोग्रेस है, तो वो कन्वे की जाती है एक दूसरे को। और जो इंटरेस्ट है, जो फायदे की बात कह लो, या जो जैसे हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो वो कॉन्शियसली कम्युनिकेट किए जाते हैं। कि अगर जैसे बेनिफिट हो रहा है, जैसे मान लो फार्मिंग में बेनिफिट है, उद्योग में बेनिफिट है, कहीं पे कोई हमारी नई टेक्निक आई है, तो वो हम सबसे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्निक्स तो हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा आ गई है कि 5G का नेटवर्क आ गया है, और भी पता नहीं क्या क्या, लाइक जैसे कह लो अभी मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो वहां से पता नहीं कैसी कैसी मशीनें फॉरेन से आई हैं। तो एक जगह तो ऐसी मशीनें हैं, और दूसरी जगह जो गटर साफ करना है, जिसने जो सीवरेज का काम करता है, वो खुद अंदर जाएगा। वो अंदर इंसान जिसमें सांसें चल रही है, वो बंदा उस गंदगी में फंस के, उसमें गैसेस भी हैं, और उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वापस आए कि ना आए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो हमारी सोसाइटी है, इट इज नॉट एट ऑल एन आइडियल सोसाइटी। कि कहीं पर तो इतनी ज्यादा, लाइक हम जैसे मुझे बहुत फील होता है, डॉक्टर बन गए हैं तो कई बार मैं हमेशा ये बात शेयर करती हूँ, रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतनी लंबी लंबी सैलड्स की ही लाइनें लगी होती हैं, और कहीं पर हमारा जो भुखमरी का इंडेक्स है वो कितना ज्यादा अप हो रहा है, और कितनी ज्यादा लोग, हम जैसे हम वो पीछे झारखंड की शायद वो भात भात करते मर गई, भूख से मर गई, बच्ची का नाम लेते, वो पोएम कितनी फेमस, मतलब कितनी पॉपुलर, फेमस तो मैं क्या कहूंगी, कितनी वायरल हुई थी, कि चावल का पानी तक नहीं मिला उस लड़की को और वो खत्म हो गई भूख से। और कहाँ पर इतना, लाइक सैलड की ही किस्में नहीं पता चलती, डेजर्ट्स की किस्में नहीं पता चलती। तो ये जो इतना, मतलब ऊंच नीच कह लो, ये जो सीढ़ी नुमा है कि एक तो बिल्कुल नीचे और एकदम एक टॉप पे बैठा है, तो इसलिए हम इसको आइडियल सोसाइटी अपने भारत देश को नहीं मानते। जबकि आइडियल सोसाइटी में
जो एक बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं, बेसिक जो जैसे कह लो कि वो रहने की या एक पर्सनैलिटी डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबको मिली होती हैं। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी की जैसे मैंने भी बात करी, तो इसी को हम सोशल एंडोस्मोसिस कहते हैं। इसी को सोशल एंडोस्मोसिस कहते हैं, जो एक तरह का फ्रेटर्निटी भी कह सकते हैं, या कह लो कि जो डेमोक्रेसी कहने को रोज हम सुनते हैं, हम कहते हैं, बहुत गर्व से कहते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट टॉप मतलब बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहने को ही है, ओनली इट इज अ सेंटेंस ओनली, इन एक्चुअल ये डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, ये जो बहुजन समाज अच्छे से जानता है। तो जो सोशल एंडोस्मोसिस है वो उसकी मतलब यहाँ पे है ही नहीं। सोशल एंडोस्मोसिस में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सोशल एंडोस्मोसिस कह लो या फ्रेटर्निटी कह लो या डेमोक्रेसी कह लो, ये तीनों एक ही एक ही नाम है इन तीनों के, एक ही मीनिंग है इन तीनों का। तो वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज होती तो इतना, जैसे मैंने पहले बोला कि किसी को गटर के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाहर निकलने की गारंटी नहीं, तो ये चीजें ना होती। तो गवर्नमेंट क्या है, जो 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 लाइक हम कहते हैं कि जो शासक है, हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राजाओं को पढ़ते हैं, इतने राजा ने हम पे शासन करा है। तो जो गवर्नमेंट है उसका जो प्राइमरीली जो उसका फंक्शन है, वो फंक्शन ही ये होता है कि उस गवर्नमेंट ने एसोसिएटेड लिविंग की फीलिंग अपने जनता में लेके आनी है, कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि स्टेट विल प्ले अ प्रोएक्टिव रोल। स्टेट का रोल रहेगा कि वो जितने भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, तो वो कम्युनिकेट किए जाए सभी के साथ, ना कि जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे कि ना कि बंद बॉक्सेस की तरह, जिसको जो तो टॉप पे है उसको तो सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो बिल्कुल नीचे का तबका है उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ये मेरी स्लाइड्स आज स्लाइड्स की पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। लिविंग इन द आइडियल कास्टलेस सोसाइटी। तो जब हम अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं तो यही देखने को मिलता है कि जो हमारी सोसाइटी है, नो वी आर नॉट लिविंग इन कास्टलेस सोसाइटी। यहाँ पे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अभी तक। हमें वो जो इवन जो मेंशन थी, जैसे हम 25% रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो वो भी कई बार कहते हैं कि कैंडिडेट नहीं मिला, मतलब कैंडिडेट था नहीं, इसलिए ये सीट जो है ये खाली पड़ी हैं, अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिले तो हमने इनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें जो संविधान में मिला है वो भी नहीं हमें पूरा मिल रहा। और उसके बाद जैसे हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं कि वहां पे कॉलेजियम सिस्टम है, वहां पे रिजर्वेशन अप्लाई ही नहीं हुआ। और जैसे हमारे पास डाटा निकल के आता है कि कितनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, वहां पे हमारे नुमाइंदे कितने हैं। तो जब ये सारा हम स्टडी करते हैं तो जो अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं उसमें हमारे समाज की रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं है। तो हम मतलब इससे ये निकल के आता है कि नो वी आर नॉट लिविंग इन कास्टलेस सोसाइटी, और यहाँ पे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी अभी तक नहीं आई। और जो चैनल होने चाहिए थे कम्युनिकेशन के, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और कोई भी लाइक इवन हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कॉन्शियसली मतलब ये एफर्ट्स नहीं करते। जैसे देयर इज नो इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि हम इसको कम्युनिकेट करें, उनको जो एंडोस्मोसिस है उसको लाने की कोशिश करें, इनका जो लेवल है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। तो सोशल एंडोस्मोसिस अभी तक हमारे भारत देश में नहीं हुआ है। और इवन जो गवर्नमेंट है वो इसका अपोजिशन, मतलब उसका जो रोल है वो अपोजिट है। जो करंट गवर्नमेंट है, जो जितनी भी गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्होंने भी शासन करा है, तो उनका जो रोल रहा है वो इसके अगेंस्ट ही रहा है। उसका जो रोल है वो अगेंस्ट ही रहा है।
कम करो बेटा। तो सहकारियों, अभी जैसे हम सोशल एंडोस्मोसिस की बात कर रहे थे बार बार, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हम्म तो सोशल एंडोस्मोसिस, ये कहने को ये एक केमिस्ट्री की टर्म है, साइंस की टर्म है। तो इसमें जैसे हमने पहले किया कि वैरिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होते हैं विद अदर मोड्स ऑफ एसोसिएशन, कि जितने भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जहाँ जैसे हम कोई बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट्स लगा लो, जहाँ हम जुडिशरी, मीडिया, जो हम जिनको हम डेमोक्रेसी के पिलर्स मानते हैं, तो इनमें जो कांटेक्ट है वो होना चाहिए, तो वो नहीं है। और अगर हम एंडोस्मोसिस को समझने की कोशिश करें तो इसमें यही है कि ये एक केमिस्ट्री की टर्म है। जैसे इसमें ये दिखाया गया है पिक्चर में कि जब हम ये रेजिन, जो जैसे जो खजूर टाइप कुछ फल होता है, जब उसको हम पानी में डालेंगे तो वो जो है वो सूखा पड़ा है और वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को अब्जॉर्ब करने से वो स्वॉल अप हो जाएगा, तो दिस इज एंडोस्मोसिस। और अगर हम ग्रेप्स डालते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है और हमें उसको हमने नमक वाले पानी में डाला, तो शुगर बाहर निकलेगा, तो उससे वो श्रिंक कर जाएंगे, तो दिस इज एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के किसी चीज के अंदर जाना, एक्सोस्मोसिस किसी चीज का बाहर आना। तो हमने तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस को डिस्कस करा है। बाबा साहब एंडोस्मोसिस की बात करते हैं कि जितने भी हमारे ये जो जातियां हैं, इनका आपस में घुलना मिलना जरूरी है, एंडोस्मोसिस जरूरी है। तो ये जो रिजर्वेशन का बाबा साहब ने हमें दिया था, जो हमें रिजर्वेशन का दिया था संविधान में, वो भी एक तरह से एंडोस्मोसिस को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए ही दिया था। ठीक है, एंडोस्मोसिस को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए दिया था। या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उनकी जो रूट्स हैं वो तो नीचे से पानी लेती हैं, लेकिन वो पानी ऊपर पत्तों तक भी जाता है। और इसी तरह हम पढ़ते हैं छोटे जब क्लासेस में कि पत्ते में फोटोसिंथेसिस, मतलब वहां पे कैलोरीज का, एनर्जी का प्रोडक्शन है, और वो ऊर्जा, वो ग्लूकोज पत्तों से बैक नीचे को आता है, तो दिस इज एंडोस्मोसिस। और उसी प्रकार बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था कि जो तबका जिनको कभी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं हजारों सालों से, उनको कुछ फिक्स, उनको कुछ रिजर्व सीट्स देके उनका अपलिफ्ट किया जाए, ताकि वो भी ऊपर के लाइक लेवल पायदान पे आ सके। तो ये रिजर्वेशन जो है एक तरह का एंडोस्मोसिस का प्रैक्टिकल रूप इसको हम कह सकते हैं। तो सहकारियों, जैसे ये मान्यवर कांशीराम जी का, उनकी जो चमचा युग की, चमचा एज की जो किताब है, उसमें से उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे भारत देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, इट इज एन एपिटोम ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये तो एकदम ना बराबरता का एक लाइक मुजस्समा है। इसको भारत की सोसाइटी को देखो तो आपको इनइक्वालिटी 1 मिनट में नजर आ जाएगी। तो इसमें जो जातियां हैं वो इस तरह से, मतलब उनको इस तरह से जड़ा गया है जैसे दीवार में हम ईंटों को जड़ते हैं, नींव है उसके ऊपर ऊपर ऊपर, तो इस तरह से इनको, जातियों को उन्होंने बिल्डिंग ब्रिक्स की तरह पे इन्होंने जड़ के रखा हुआ है। तो इसमें सहकारियों, हम जैसे अभी मैंने बात करी थी कि जो टॉप के 10% है, उनके पास 77% जो हमारे पूरे नेशन का वेल्थ है उनके पास है। तो ये जो टॉप 10% है, ये कौन लोग हैं? ये बेनिफिशियरी हैं इस कास्ट सिस्टम के। ये जो सोशल सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो है, उसके बेनिफिशियरी हैं, जिनको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं। और उसके नीचे जो हम विक्टिम्स हैं, शूद्र समाज में जो आ जाते हैं, 85 to 90% लोग जो हैं, वो लाइक अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ जाते हैं। तो यहाँ से लाइक उन्होंने बहुत ही, जैसे हम देखते हैं कि उनका तो पूरा जीवन ही लाइक इसमें बीता है, इस कास्ट कल्चर को समझना और उसको उसको लाइक जड़ से उखाड़ फेंकना, इसके लिए उन्होंने पूरा स्ट्रगल करा। तो ये एक लाइक एक पेज में उन्होंने हमें हमारी सारी व्यवस्था बताई है कि सीढ़ी के पायदान की तरह हम बिल्कुल नीचे हैं और हमारे ऊपर ऊपर, और इनको भी कुछ इस तरह से करा हुआ है कि कुछ को बेनिफिट ज्यादा है, कुछ को कम है। वो कम ज्यादा के चक्कर में भी नोबडी वांट के भी हम इक्वल लेवल पे आ जाए। और इसी तरह शोषण भी, किसी का ज्यादा शोषण है, किसी का कम शोषण है। तो ये जो कम ज्यादा, जब मैं हमेशा कहती हूँ हाईएस्ट एंड हाई, लोएस्ट एंड लोअर, तो ये जो कर रखा है,
ये जो उन्होंने इस तरह से बना रखा है कि भी चाह कर भी हम लाइक जो हमारे थोड़ा बहुत जिसको बेनिफिट मिला है वो उस बेनिफिट को नहीं छोड़ना चाहता, और इच्छा होने के बावजूद वो इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो सहकारियों जैसे कार्ल मार्क्स जो हम सभी जानते हैं, मार्क्सिज्म के जो लाइक जनक थे कम्युनिज्म के, तो उन्होंने वो कहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो लाइक श्रमजीवी हैं, दे शुड कम टुगेदर। तो वो उनको एक्साइट करते हुए बोलते हैं कि यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स, कि अपनी जंजीरों को तोड़ने के अलावा और तुम कुछ खोने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हें तो कुछ दिया ही नहीं है, तो तुम फाइट करो अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए। बट फाइट हम क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ पर ये जो मतलब उनका भी जो एक कंसेप्ट था वो फेल हो जाता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का ये वाला कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोलेटेरिएट हैं, जो श्रमजीवी हैं, उनको भी मतलब किसी को तो अदर बैकवर्ड क्लास हैं जिसे कह लो, है ना, उनको उन्होंने कुछ फिक्स, कुछ थोड़े डिग्निफाइड, जैसे नाई की जॉब है, धोबी की जॉब है, माली की जॉब है, थोड़ी बहुत, जैसे उनको उन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी के तहत अपने साथ रखा, उन्होंने अपने साथ रखा, कुछ अधिकार उनको दिए, अस्पष्टता जैसे कह लो कि अनटचेबिलिटी उनको वो नहीं, मतलब वो वाला उनका जो घृणात्मक जो जैसे कह लो कि धब्बा है हमारे भारत देश में, वो उनको नहीं दिया। तो इसलिए वो थोड़े से फेवर उनको थोड़े से बेनिफिशियरी में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो जो नीचे का तबका आ जाता है, अतिशूद्रा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिन्होंने इन कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करते हुए, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ जो आदिवासी हैं वो फाइट कर रहे थे, जो इनके आगे झुके नहीं, जो जंगलों में चले गए। तो इस तरह मतलब कास्ट को जैसे इस हिसाब से उन्होंने इनइक्वालिटी भी पैदा करी, और एकदम एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, परफेक्ट, मतलब इतना इनका माइंड है कि अगर हमें बांटा भी तो इस हिसाब से बांटा कि हम दोबारा एक ना हो पाए। तो यहाँ पे सहकारियों हमें हमारा इंटेलेक्चुअल जो हम लोग हैं, हमारा रोल आ जाता है। तो हमें यहाँ पे जो उन्होंने एक रिलीजियस जैसे उसका मुखौटा चढ़ा के भावनात्मक तरीके से हमें उन्होंने जैसे कह लो कि इसके साथ स्टुपिडिटी हमारे पे लाद रखी है, हम अपने माइंड खोल ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये कास्ट की उन्होंने ब्यूटी कह लो, उनके लिए तो ब्यूटी है, हमारे लिए तो ये एक श्राप है। तो उसमें ये जो कास्ट स्ट्रक्चर, जो सीढ़ी नुमा ढांचा है, उसकी ब्यूटी उन्होंने इस हिसाब से बनाई है कि हम चाहकर भी फाइट नहीं कर सकते। सो वी आर द विक्टिम्स। तो वी आर द विक्टिम्स ऑफ इनर्शिया ऑफ कास्ट, स्टुपिडिटी और स्कैमा। ये जो स्टुपिडिटी, इनर्शिया, जो स्कैमा, सहकारी, ये तीनों शब्दों का एक ही मतलब है। इनर्शिया क्या होता है? यथास्थिति मैटर की, लाइक कोई भी चीज है अगर तो वो मोशन में है तो उसी स्थिति में रहेगी, हमें उसको ब्रेक लगा के रोकना पड़ेगा। अगर कोई बैठी चीज है, कोई बहुत बड़ा पत्थर है, तो उसको हमें धक्का देके उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। लाइक इनर्शिया जो है वो यथास्थिति है, सेम टू सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन। अगर हमने उसको चेंज करना है तो वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तो वो फोर्स जो है वो वही फोर्स, उसी फोर्स को हम पिछले 10 सालों से, पिछले 8 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, और उसी फोर्स को हमने अपनी सोसाइटी में लेके जाना है। इंटेलिजेंट क्लास हमने इनका निर्माण करना है। तो यहाँ पर ये जो इनर्शिया है, यथास्थिति है हमारे समाज की, उसको हमने बदलना है। तो इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करके ही हम बदल सकते हैं, क्योंकि जो इनर्शिया है वो तो बॉडी की ऐसी पोजीशन है कि वो चेंज होने का नाम ही नहीं लेती। कोई मतलब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जो बैठा है, जो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहेगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, यथास्थिति, ना चेंज होने, टेंडेंसी टू डू नथिंग और रिमेन अनचेंज। तो ये भी जैसे कह लो कि लाइक ये सारी साइंस की टर्म्स हैं, क्योंकि जैसे पहले जब मैं पढ़ती थी मुझे लग रहा था कि मेडिकल ही साइंस है, बट नहीं, अब हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान भी होता है। तो यहाँ पर हम ये एक साइंटिफिक रिसर्च ही जैसे कह लो कि चल रही है पीबीएसपी के माध्यम से।
तो वी शुड ऑल बी थैंकफुल कि हमें वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड दे रहे हैं, साइंटिफिक मतलब बात करना भी विद तथ्य, विद साइंटिफिक टेम्परामेंट, यूं ही नहीं कि जैसे हम हमारे बड़े बुजुर्ग सुनते आ रहे थे। तो इसी तरह सहकारी स्टुपिडिटी है, स्टुपिडिटी भी वही है, मूर्खता। इट इज लैकिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, ड्राइविंग एंड थ्राइविंग इन अ गिवन सिचुएशन। कि कोई कितनी भी खस्ता हालत है उसमें भी हम ना तो उसके कारणों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना उस पे थिंक को प्लानिंग कर रहे हैं कि व्हाई इट इज सो, और ना ही हम उसको आगे बड़ा उसको कहीं अच्छे पोजीशन में उसको ड्राइव करके लेके जाना, तो ना हम वो कर रहे हैं। तो ना ही हम अपना थ्राइविंग कोई एक जैसे होता खुशहाली भरा जीवन, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो दिस इज कॉल्ड स्टुपिडिटी। तो स्टुपिडिटी वही लैकिंग इन लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे एक एल्विन टॉफलर जो अमेरिकन फिलोसफर हुए हैं, फ्यूचरिस्टिक हुए हैं, जो फ्यूचर का बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, तो उनका मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहूंगी कि वो कहते हैं, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who can't read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। तो सहकारियों यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महज जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वही अनपढ़ नहीं है, वो तो अनपढ़ है ही है, लेकिन जो लोग पढ़ लिख कर भी समाज की जैसे निरंतर खस्ता हालत हो रही है, धज्जियां उड़ रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी जैसे बीएसएनएल को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, पता नहीं जैसे कह लो कि हमारी जो हमारी आजादी थी, हम बोल नहीं सकते, कितने हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो जेलों में बंद हैं, और पीछे अभी स्टालिन स्वामी जी की डेथ हुई है। तो मतलब जैसे अमेरिका तक से जो यूएनओ तक से क्वेश्चनिंग हो रही है, बट यहाँ पे जो है हम लोगों पे कोई असर ही नहीं है। तो जो हम लोग यहाँ सरकारें या जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज पे बैठे लोग हैं, या जो हम जैसे लोग कहने को जो हम कहते जी हम क्वालिफाइड हैं, हम डिग्री होल्डर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो यहाँ पर वो लोग अनपढ़ माने जाएंगे अगर हम इन चीजों को लर्न नहीं करते कि व्हाई इट इज हैपनिंग, या जो हमने गलत पढ़ रखा है कि जी हम तो छोटे पायदान के हैं, या जो कर्म में लिखा था वही मिलना है। तो इस चीज को अगर हम अनलर्न नहीं करते, इसको छोड़ नहीं पाते कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे दादा परदादा तो कर्मों की बात करते थे। तो जब अब हमें पढ़ने का मौका मिला, हम साइंस को पढ़ते हैं, हम बुद्धा को पढ़ते हैं, गूगल में हम सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर भी अगर हम अनलर्न जो गलत पढ़ा हुआ है अगर उसको हम अपने दिमाग से मिटाते नहीं, रीलर्न नई चीजें नहीं सीखते, तो देन हम भी इलिटरेट ही कहलाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें हमारा जो प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन है फगवाड़ा में, वो बहुत इस पे स्ट्रेस देता है कि हम बुद्धिजीवियों को दोबारा से लर्न करने की जरूरत है, जो गलत लर्न करा है उसको मिटाने की, इरेज करने की जरूरत है। तो बाबा साहब भी यही कहते हैं कि वर्ल्ड की जो ज्यादा फार मोर ऑफ द वर्ल्ड्स मिजरी, जितना भी दुख संताप कष्ट जो वर्ल्ड के हैं उसका ज्यादा श्रेय तो इस स्टुपिडिटी को ही जाता है, कास्ट कल्चर को ही जाता है, और जो अंधभक्ति है, ब्लाइंड फेथ है। अभी जैसे हमने यहाँ मेरे एरिया में ही हमने देखा, राजपुरा मेरे 40 किलोमीटर सिटी है, तो वहां से वो कावड़ लेके बॉयज जा रहे थे, 26 लड़के जा रहे थे अंधभक्त, और वो 4 लोग एक बड़े ट्रॉले ने उसको फेट मारी और 4 लड़के मर गए और बाकी लड़के जख्मी हुए। तो ये ब्लाइंड फेथ, तो इसको हमने चेंज करना है। तो इसी तरह सहकारियों स्कैमा है, स्कैमा भी वही है, अ टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज इवन इन द फेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। सेम वही बात, वही सेम जो स्टुपिडिटी है वही स्कैमा है, कि हमें कितनी भी मतलब डेली हमें इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं कि हमारे वहां पे हमारी एजुकेशन जहाँ वहां पे हमें खत्म कर दिया गया, वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी बंद कर दी, वहां पे जॉब्स खत्म हो गई, इवन देन इतनी हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे हमारी नॉन एजुटेशनल, हमारा ये जो प्रोग्राम है नॉन एजुटेशनल है, बट इसमें जो हम एक थिंक टैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम थिंक टैंक के लिए तो इकट्ठा हो सकते हैं। तो थिंक टैंक का जो निर्माण हमने करना है, तो उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे के घर में आग लगी है ये सोचकर हम अपने घर में आराम से बैठे रहें।
तो स्केमा जो है सहकारियों, ये एक ऐसी लाइक है कि ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है दैट इनेबल अस टू ऑर्गेनाइज अवर नॉलेज इनटू कैटेगरीज। तो स्केमा एक तरह से ये जो साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव साइंस का एक ये सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने कुछ कोई भी बुक लेते हैं, जैसे संविधान की बुक लेते हैं, हमने उसमें थोड़ा बहुत सुना है कि रिजर्वेशन है, एमएलए एमपी का होता है ये वो, तो जितना हमने पहले सुना है उतना ही जान के उसको उसको लेबल कर देना कि इसमें तो ये लिखा है, दैट इज स्केमा। लाइक गिविंग एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ बुक विदाउट बिफोर ओपनिंग इट। किताब को खोला नहीं, खोलने से पहले ही हमने ये बोल देना कि हाँ जी इसमें तो ये है, दैट इज कॉल्ड स्केमा। तो स्केमा जो है इससे हमें बाहर निकलना है। लाइक इट इज अ जनरल आइडिया अबाउट समथिंग, वे सा आइडिया लेके हम आगे आगे चल पड़ते हैं कि हाँ ठीक है, 4 वर्ण थे, हम चौथे पायदान पे हैं, हमारा ऐसे ही होना है, हमने छोटे मोटे काम ही करने हैं, हम क्लरिकल जॉब में ही हमारा दिमाग है। तो दिस इज कॉल्ड स्केमा। तो इससे हमें बाहर निकलना है। तो ये अब सहकारी जैसे हमने ये, अगर हम कहते हैं कि कैसे, मतलब रीजन जो जैसे हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं में जो और रीजन आ जाते हैं वो है लैक ऑफ एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन इन बहुजन्स। एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन हमने बहुत अच्छे से पहले जो मेरे सहकारी उन्होंने हमें बताया ही है कि हमें राइट एजुकेशन नहीं मिल रही। वो एजुकेशन जिसमें सोसाइटी का कंटेंट हो, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि वो एजुकेशन जिसमें सोशल कंटेंट शामिल नहीं है वो इनकम्प्लीट है। तो एजुकेशन हमें राइट मिलना चाहिए। थिंकिंग स्किल जो है वो हमारा डेली का एक बनना चाहिए कि हमने डेली जो भी काम है उसमें थिंकिंग स्किल को ऐड करना, उसके टूल को अप्लाई करना। और कॉपरेशन के बिना तो सहकारियों कोई भी, जैसे हम अपने घर में भी एक, हम अपने घर की ही मिसाल लेते हैं, अगर उसमें हम कॉपरेशन से नहीं चलेंगे तो वो घर भी हम अच्छे से चला नहीं सकते। तो ये जो कॉपरेशन है, ये तीन ऐसे टूल हैं जिनकी एब्सेंस, लैकिंग की वजह से बहुजन समाज जो है जो वो आज भी उनका शोषण हो रहा है। तो कॉपरेशन और एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल जो है, ये 3 ऐसे टूल हैं जो जिससे बाबा साहब कहते हैं कि ये एक डायनामाइट का काम करेंगे। अगर हमने इस कास्ट की दीवार को उड़ाना है तो दी 3 जो टॉपिक हैं, ये 3 स्किल्स जो हैं, दे विल एक्ट एज अ डायनामाइट। तो यहाँ पे ये जो तीनों कंसेप्ट हैं, ये इनको हमने किस तरह से अप्लाई करना है? तो इसको हमने उस तरह अप्लाई करना है जैसे महान अशोका ने किया था। क्योंकि रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमारे पास एक बहुत मतलब अच्छी बड़ी एग्जाम्पल है हमारे अपने जैसे कह लो कि शासक की। क्योंकि जो अशोका, जो मौर्य साम्राज्य है, हम कहते हैं कि वो ऐसा साम्राज्य था जिसमें बहुजन समाज रूलर क्लास बना। तो हमने किसी और को फॉलो करने की हमें जरूरत ही नहीं। तो हम जो है, हम किसको फॉलो करेंगे? सम्राट अशोका को फॉलो करेंगे। क्योंकि जो उनकी एजुकेशन थी उसमें थिंकिंग स्किल का कंटेंट था, उनमें कॉपरेशन, उन्होंने मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज को खुद भी, जैसे हमने देखा ही है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा ही है कि उन्होंने पहले खुद को रिकंस्ट्रक्ट करा और फिर उन्होंने अपनी जो जनता थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करा। उन्होंने जो एजुकेशन है, हम यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं कि अपने बच्चों और प्रजा में उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा। थिंकिंग स्किल को उन्होंने अनिवार्य किया और मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू इस तरह से उन्होंने भर के खुद उन्होंने पहले अपने आप में भरी कि जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं आज से युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ, कि किसी के साथ युद्ध ही नहीं करना, और अनलेस अनटिल कोई हमारे पे अटैक करे तो युद्ध नहीं करना, और अपने जो प्रयत्नों की प्रकाष्ठा है वो उच्चतम लेवल पे करनी, कि पल पल अपनी लाइफ का पल पल उन्होंने सोसाइटी को, अपने समाज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किया। और उन्होंने जो वैमनस्यता और विषमता का जो उस वक्त सोसाइटी में समाज बना हुआ था उसके लिए उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। तो इसलिए इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाबा साहब ने उनके कंसेप्ट पे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिखा। और इसलिए दैट इज द रीजन के हमें अशोका पिल्लर हम देखते हैं अपनी करेंसी पे, जहाँ हमारे उनका जो व्हील है वो हम नेशनल अपने फ्लैग में देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय चिन्ह बन चुके हैं अशोका के। बट इवन देन उनकी कोई शताब्दी या उनका कभी कोई उनका उनपे कोई डिस्कशन,
उनको फॉलो करने का शासन, जो जो हमारी अभी शासनकर्ता जमात है, कभी कभी भी हमने उनको उनके बारे में कोई बात करते हुए नहीं देखा। हालांकि कहने को वो हम कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा थे और उस वक्त हमारा भारत का देश सोने की चिड़िया बना। तो जैसे अमर सिंह चौहान सर भी कहते होते हैं कि वो गाना भी है, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाला कौन था? अगर हम सिंपल उसको फॉलो कर लेंगे तो फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो कहने को कई बार लगता है कि मतलब अगर हम इकट्ठे अपनी फोर्स लगाते हैं तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। तो ये बातें ही हैं हमारी जो सरकारें हैं, तो इसमें यहीं से यही निकल के आता है कि हमने अपने बहुजन नायकों को फॉलो करना है, महान अशोका को फॉलो करना है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को रिकस्ट करा, तो हमने भी अपने आप को डेली, थोराट सर का मैं लेक्चर सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि डेली हमने 1-1.5 घंटा डिस्कशन अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से करनी है, ताकि ये जो चेन है ये टूटने ना पाए। तो सहकारियों, इसी में ये हमारा पर्पस आ जाता है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का, कि हमारा जो लगे हुए हैं महानायक कांशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग की तरफ से, तो इसमें जो हमारा एम है वही है कि हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, पहले इंडिविजुअल का और फिर सोसाइटी का। तो जैसे पहले मैंने कहा कि एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल, इन दोनों का बहुत ही रोल है। एजुकेशन तो हमें जैसे कह लो कि वैसे ही बहुत कम मिली है। जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो 18 to 23 ईयर का जो यंगस्टर होते हैं, यूथ होते हैं, आइडली दे शुड बी इन यूनिवर्सिटीज, दे शुड बी इन डिग्री कॉलेजेस। जो यूथ है वो डिग्री कॉलेज में हमें दिखना चाहिए, बट क्या इन एक्चुअल में ऐसा है? इन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम उनकी वो देखते हैं तो बहुत कम परसेंटेज है कि जो यूथ जो है हमारा डिग्री कॉलेज में दिखे। तो इसी तरह अगर हम अपने मतलब इसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ महज 16 to 18% यूथ ही है। 16-17% हमारा यंग जो यूथ है, युवा लोग हैं, वो डिग्री कॉलेजों में है। बाकी तो सब बेचारे बेरोजगारी, लाचारी, लाइक कोई कनाडा को जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, कोई डिप्रेशन में है, सुइसाइड के हम इतने केस देखते हैं। और इसे 16-17% में भी जो बहुजन समाज के बच्चे होंगे वो तो बहुत ही कम है। और जिस तरह से ये हम कहते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो हम घपले सुनते हैं सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से, तो इनके चलते तो हमारा, जैसे हमारे पंजाब में भी पिछले साल खबरें आई थी कि 3 लाख में से महज 1.5 लाख बच्चा ही रह गया है जो जो डिग्री कोर्सेज जो उन्होंने करने होते हैं। इतना इम्पैक्ट पड़ता है जब इनको जो इनको फैसिलिटी मिली होती है, जब वो राइट टाइम पे नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए सहकारियों, एजुकेशन जो है उसको, राइट एजुकेशन जैसे हम बात करते हैं, और थिंकिंग स्किल, और इसी तरह जब हम अपने एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल के साथ इंडिविजुअल की रिकंस्ट्रक्शन होएगी, हम अपने थॉट प्रोसेस से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इंडिविजुअल में जब सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी और एक हैबिट बनती जाएगी, हम जैसे हम अपनी ही बात करें, अगर हम इसको एक हैबिट बना लें, एक डे का एक पार्ट बना लें कि ये भी हमने करना है, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में जो हमें टारगेट दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने डेली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो इससे हमारी खुद की रिकंस्ट्रक्शन होगी। और जिनको हम आगे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे वो एक चेन के तहत फिर सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन होगी, और वो कोऑपरेशन के साथ जो हम कहते हैं कि जो एक कॉमन फीलिंग जो खत्म है, जो कॉमन एक्सपीरियंसेस, कॉमन शेयरिंग, वो फिर हमारे पास कॉमन फीलिंग, कॉमन एक्सपीरियंस की और कॉमन शेयरिंग की फीलिंग हमारे में आएगी। और कोऑपरेटिव जो हम वैल्यूज एंड प्रिंसिपल जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं इसमें पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में, कि सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड इक्विटी के लिए फाइट करना। तो मुझे आस है कि सहकारी इक्विटी को जान पाए होंगे कि अगर किसी को, जैसे वो बताया भी था कि इक्वालिटी, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि जो लोग पीछे हैं, जैसे रिजर्वेशन का मकसद ही इक्विटी को अप्लाई करना था, कि जिनके पास फैसिलिटी कम है उनको पहले कुछ इस हिसाब से फैसिलिटी देना। जैसे वो एक पिक्चर पेड़ की दिखाते हैं कि एक तरफ अगर पेड़ झुका हुआ है, उस तरफ जो फल है वो नीचे के लेवल पे है, दूसरी तरफ जहाँ पे पेड़ हाइट पे है, तो अगर 2 बंदे उन फलों को तोड़ेंगे तो सीढ़ी जो है
जो जिस तरह पेड़ झुका हुआ है वहां पे सीढ़ी की हाइट कम रहेगी, और जिस तरह पेड़ ऊंचा है, हाइट ज्यादा है, तो वहां पे सीढ़ी की हाइट भी हमें ज्यादा ही रखनी पड़ेगी ताकि इस तरफ वाला बंदा भी फल को तोड़ पाए। तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। तो ये जो हमारे वैल्यूज हैं कॉपरेशन की, ये हमें इनकलकेट करनी होगी, फोर्स करना होगा हमें अपनी जो लीडिंग क्लास है कि वो इन सब के लिए डिमांड रखें, इंपॉर्टेंस शो करें, और इसी तरह फिर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन के 4 स्टेप्स, ये पहले भी श्याम सुंदर सर जी ने बताए थे कि महज पढ़ना लिखना लिटरेट कहता है, और जब हम डिग्रियां हासिल कर लेते हैं तो एजुकेटेड होते हैं, और जब उन डिग्रियों की बदौलत हम थोड़ा सा सोसाइटी के लिए कंसर्न शो करते हैं, दैट इज कल्चर्ड। और जब हम क्रिएटिव बन जाते हैं कि मतलब कल्चर सोसाइटी की कमियों को देखते हुए दूर करने के लिए कुछ लाइक टेक्निक्स डेवलप करना, क्रिएटिव बनना कि कैसे मैं ये कर पाऊंगा। तो ये 4 स्टेप हैं। तो ज्यादातर तो हम एजुकेटेड ही हैं, कल्चर बहुत कम है, जबकि जरूरत क्रिएटिव बनने की है। तो जब हम क्रिएटिव बनेंगे तब हम जो हमारी सोसाइटी में जो भी कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश मतलब कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव बनकर ही हम नए नए लाइक प्रावधान ला सकते हैं, और अपने समाज को जागरूक करते हुए उनको थिंकिंग स्किल सिखाते हुए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह, जैसे हम बजट का कई बार डिस्कस करते हैं कि बजट को हम कैसे लाइक इम्प्लीमेंट कैसे करवा सकते हैं, या जैसे हम लेबर को रजिस्टर्ड करने की बात करते हैं, अनस्किल्ड जो वर्कर हैं उनको रजिस्टर्ड करना, तो ये क्रिएटिव वर्क है, कंसर्न है समाज का। उस कंसर्न के साथ एक स्टेप और जाके उनको प्रैक्टिकली बेनिफिट देना, प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ करना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव। तो इसी तरह सहकारियों ये मैकेनिज्म आ जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन को हम किस किस स्टेप में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है, जो प्री एग्जिस्टिंग हमारा ऑर्डर है कास्ट का जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि थिंकिंग स्किल, एजुकेशन एंड कॉपरेशन, ये तीनों ऐसे डायनामाइट हैं जो कास्ट नुमा जो सीढ़ी नुमा ढांचा है उसको हम अबॉलिश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है उसके कास्ट को समझना होगा, क्योंकि कास्ट को जीना एंड कास्ट को जानना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब हम ये जान पाएंगे कि ये महज एक हमारे बंद दिमागों की धारणा है, इन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हम इसको ढह ढेरी भी कर सकते हैं। अगर मान लो जो ऊपर के 3 दर्जे हैं वो हमसे नहीं घुल मिलना चाहते, तो कम से कम जो बहुजन समाज की कास्ट हैं वो तो घुल मिल सकते ही हैं, क्योंकि हमारा तो सबका शोषण हो ही रहा है। और वो जैसे मैंने पहले बताया कि किसी का कम किसी का ज्यादा, तो ये तो फिर हमें अपनी लाइक जैसे कह लो कि सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर निकलना होगा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लानी पड़ेगी, और तब हम इसको कास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको होमोजीनस सोसाइटी में बदलाव कर सकते हैं। एजुकेशन, थिंकिंग स्किल, कॉपरेशन, इसका तो जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि एजुकेशन की तो इम्पोर्टेंस है ही है, और राइट एजुकेशन भी वो जो सही एजुकेशन हो। और इसमें हमने अशोका को ही फॉलो करना है, अशोका द ग्रेट को ही फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कर पाया हूं अपनी प्रजा के लिए, या ये कह लो कि मैं आखिर बॉर्डर पे जब एकदम लोअर तबके पे भी जो गरीब से या कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक अगर मैं पहुंच कर पाया हूं, या फिर अगर मैं कमजोर से कमजोर व्यक्ति का सहयोग ले पाया हूं, दोनों तरफ से उसको भी मैंने फैसिलिटी दी और उससे मैंने सहयोग भी लिया, तो अगर मैं ये कर पाया हूं तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ थिंकिंग स्किल। तो थिंकिंग स्किल की सहकारियों जैसे अपनी क्लासेस भी लगी हैं, पहले प्रियंका जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में हमें बताया था, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो हमें थिंकिंग स्किल वही हमने जैसे स्टुपिडिटी, मूर्खता, स्केमा, उससे बाहर निकलना है, थिंकिंग स्किल हमने अप्लाई करनी है। तब हम जो अशोका का जो सम्राट अपने मान्यवर कांशीराम जी का जो सपना था, मेरे सपनों का भारत महान अशोक का भारत, वो हम लेके आ सकते हैं। तो यहीं पे एजुकेशन को फिर डिटेल में बताया है कि जैसे जो लाइफ है वो एक तरह से हमारा डेली हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। एजुकेशन इन इटसेल्फ इज अ लाइफ, और लाइफ इन इटसेल्फ इज डेली एक्सपीरियंसेस। तो एजुकेशन से हम
कंटिन्यू नए नए एक्सपीरियंस सीखते हैं, उनमें से ही हमारी परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा बढ़िया है वो हम बाहर लेके आते हैं, और फिर उसको एक अब हम हैबिट बना लेते हैं। जैसे अब हमने देखा है कि कहने को तो हम हम एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। अब राजा राम जी बैठे हैं, वो किसी पार्क में घूमने जा सकते हैं, अपने छोटे बच्चों से खेल सकते हैं, जहाँ बाकी जितने भी प्रियंका जी हैं जैसे वो यंग हैं तो वो कहीं पार्टी शार्टी कर सकते हैं। तो नहीं, हमने अपनी हैबिट जो है वो उस हिसाब से बनानी है कि हमने पॉजिटिव परफॉर्मेंस देनी है, हमने जो समाज में कमियां हैं उसको दूर करना है। तो वी हैव टू मेक इट अ हैबिट और सेंसिटिव एटीट्यूड लेके आना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी लाइफ सबकी लिमिटेड है, सबने चले जाना है, कुछ ऐसा करके जाएं ताकि बाद में हमारे से कोई सीख पाए। तो वो तभी होएगा जब हम अपने आप में एक करुणा का भाव लेके आएंगे। तथागत बुद्धा अगर वो इतने वर्ल्ड में जैसे अगर वो एनलाइटेंड लाइट देने वाले बने हैं तो वो इसलिए बने हैं क्योंकि उनमें करुणा थी। तो वो सेंसिटिव एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी से इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड देन सोशल एफिशिएंसी और फिर डिग्निफाइड लाइफ, एक जिसमें इज्जत मान जैसे हम कहते हैं कि डिग्निफाइड लाइफ जैसे सोसाइटी का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारे सहकारी स्टेप हैं जो राइट एजुकेशन से शुरू होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड सोशल एफिशिएंसी के साथ फिर जो डिग्निफाइड लाइफ है उसमें हम एंड पे अचीव कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस को यहाँ पे प्रोफेसर जॉन डीवी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि एक्सपीरियंस जो है इसके दो भाग होते हैं, एक्टिव प्लस पैसिव। एक जो नजर आता है, एक जो नजर नहीं आता। तो सक्रिय एंड अक्रिय, कुछ इस तरह से हिंदी में इसका नाम है। तो एक्टिव जब हम कुछ इट इज अ मीनिंग विच इज मेड एक्सप्लिसिट इन द कनेक्टेड टर्म एक्सपेरिमेंट, कि कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारा एक्शन हो रहा है वो उसको हम एक्टिव कहेंगे। और जब उसमें चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं बट अभी वो नजर नहीं आ रहे, इट इज अंडर गोइंग, दैट इज पैसिव। तो जब हम लैब में भी, मान लो हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम टेस्ट ट्यूब में कोई सोल्यूशन डालते हैं, उसमें कोई और सोल्यूशन डालते हैं, तो वो जो एक्टिविटी है दैट इज गोइंग ऑन, और उसमें जो चेंज आती है, तो जो चेंज आती है दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो इसमें हमें यही समझाया है कि जो एक्शन प्लस उसमें जो हमें रिजल्ट मिला दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी आज ही मैंने दोबारा से लेक्चर सुने, तो जैसे हमें ये एक्सपीरियंस तो है कि हम बटे हुए हैं, हम जातियों में बटे हुए हैं। ये कास्ट का कॉन्सिक्वेंसेस है, कास्ट का ये नतीजा है, कास्ट सिस्टम का ये नतीजा है, रिजल्ट है कि हमें उन्होंने जातियों में बांट दिया। बट वो किस किस बेस पे, क्या एक्शन हुआ था? जैसे बाबा साहब ने 1916 में उसकी रिसर्च करी, तो हम यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस है। हमें 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 हम उसके रिजल्ट में तो फंसे पड़े हैं, हम जातियों में बटे पड़े हैं, लेकिन एक्शन कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी है कि जब तक हमारा एक्टिव प्लस पैसिव, हमारा एक्शन प्लस उसमें जो हमें एंड पे रिजल्ट मिला, अच्छा नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जब तक हम कृति नहीं करेंगे, ऐसे वो हिंदी का वर्ड है कि जब तक हम कोई एक्शन नहीं करते और उस एक्शन के रिजल्ट में हमें क्या मिला उसको हम स्टडी नहीं करते, तब तक हमारा एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट रहेगा। तो यहाँ पे जो एक्शन और उसका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस, दे आर कनेक्टेड। अगर हमें जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि प्रियंका जी ने किसी को कॉपी करके, एग्जाम थे, कॉपी करके वो पेपर दे दिया, पास हो गए, तो रिजल्ट तो मिला, पास तो हो गए, बट एक्सपीरियंस नहीं मिला। इसी तरह मान लो हम एक्शन करते हैं बट हमारा एग्जाम नहीं हो पाता, हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे कितने मार्क्स आए, हमें कितना समझ आया। तो ये दोनों चीजों का होना जरूरी है। तो यहीं पे ये कास्ट को भी हमने समझना है कि कैसे हमें बांटा। रिजल्ट तो है कि हम बटे पड़े हैं, वी आर शूद्रा, हम दिस इज अ फैक्ट कि जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं जनरल प्लेस में जाते हैं, तो वो कहते हैं आपकी कौन जात है, तो जब हम चमार कहते हैं तो थोड़ा सा हमें फील होता है, तो कहने में शर्माते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि भी हम नीचे के पायदान पे हैं। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस को हम लेके बैठे हैं, तो किसने एक्ट करा उसको हमने स्टडी करना है।
जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि वो बच्चे वाली, कि वो कैंडल को टच करता है, उसका हाथ जल जाता है, तो जलने पे ही उसको पता चलेगा कि ये इट इज अ हार्मफुल चीज। अगर वो उसको टच नहीं करेगा तो वो तो उसको एक खिलौना ही समझेगा कि कितनी अच्छी लाइट नजर आ रही है। तो इसलिए हम कुछ भी करते हैं तो हमने उसको एक्शन से शुरू करके उसके रिजल्ट तक जाना है। और इसी तरह हमने कास्ट सिस्टम को भी हमने समझना है कि हम उसको जिए जा रहे हैं, जीना और उसको जानना। तो हमने उसके एक्शन पे भी हमने काम करना है कि किसने बनाई, क्यों बनाई, जो हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। तो इसी तरह सहकारियों एक्सपीरियंस है, जो हमारे तजर्बे हैं, ये हमेशा एक्सपीरियंस जो है इट शुड बी, जॉन डिवे, प्रोफेसर जॉन डिवे कहते हैं इट शुड बी डिस्पर्सिव, फैलने वाला चाहिए। हमने कुछ सीखा, हमें वो आगे सिखाना चाहिए। इट शुड बी सेंट्रीफ्यूगल। तो दिस इज अगेन अ साइंटिफिक टर्म। फोर्स होती है सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड। तो हमने अपने एक्सपीरियंस को फैलाना है। तो डिसिपेटिंग के जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा विद टाइम चेंज होते रहते हैं। डिसिपेटिंग, जो आज एक्सपीरियंस हमें अच्छा लगा, कल को मे भी हमें लगे कि नहीं, इससे भी बेटर कुछ और हो सकता है। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस का है कि हमें एक्सपीरियंस से ही अपनी लाइफ को डेवलप करना है। एक्सपीरियंस के साथ ही, खट्टे मीठे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस के साथ ही हमने सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है। और इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें अपना जो मेंटल एटीट्यूड है उसको भी चेंज करना होगा। क्योंकि तथागत बुद्धा कहते हैं कि द माइंड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच लाइट कैन कम टू मैन। कि हम जो इंसान हैं, जैसे कह लो कि हमारे, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, डिलीवरी होती है, समटाइम बेबी क्राई नहीं करता, तो हम कहते हैं कि इसको सेरिब्रल पाल्सी हो गई, इसका माइंड इसका अब नहीं चलेगा। तो वो बेचारा लाइक खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, बट उसका माइंड जो है वो डेड हो गया। तो वो तो, उसको तो दिक्कत आ गई थी जन्म के टाइम, वो रोया नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिली, वो तो वो इंसान है, उसको तो नुक्स हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गई। लेकिन वो तो मजबूरी है, उसको तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो हमारे पास दिमाग है, हम फैशन करते हैं, पार्टी में जाते हैं, जहां हम धर्म कर्म काम करते हैं, पूजा पाठ जो भी वट एवर, हम सब कुछ करते हैं, माइंड तो है। तो उस माइंड के थ्रू हमने लेके क्या जाना है, हमने उस माइंड के थ्रू ही सब कुछ जाता है। उस बच्चे के पास माइंड नहीं है, उसको पूजा पाठ का कुछ नहीं पता, उसको फैशन का कुछ नहीं पता। तो माइंड से ही हम सब कुछ सीखते हैं। अब मैटर ये करता है कि हमने माइंड के थ्रू लाइट कौन सी लेके जानी है अंदर, अच्छी वाली, वो लाइट जो दूसरों को भी एनलाइट करे, या वो लाइट जो, मतलब मेरी दादी व्रत रखती थी, जब मेरी दादी ने माना था कि वो शेड्यूल कास्ट है, चौथे पायदान की, तो मैंने भी यही मानना है, मेरा भी यही अंत है। इसी जैसे कहते हैं कि इसी में जमे और इसी में हमने खत्म हो जाना है। तो यहां से हमने लाइट जो है वो थिंकिंग स्केल वाली लाइट अपने माइंड में लेके जानी है, और उसी लाइट से हमने दूसरों को एनलाइट करना है। और थिंकिंग से हमने आई कैन एंड आई डू का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आना है। तो इसलिए जो रिकंस्ट्रक्शन करनी है हमने, रिस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पहले तो इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर ही सारा उल्ट पुल्ट हुआ बैठा है। तो इसके लिए जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये हमेशा पहले मेरे माइंड में भी आता था कि जुड़ते ही नहीं है, कैसे जोड़े कैसे जोड़े। तो इसके लिए डिजाइन थिंकिंग पे अब हम आगे लेक्चर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने पहले तो एड्रेस करना है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको, प्रॉब्लम को डिबेट, उसका निपटारा नहीं करना, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। प्रॉब्लम की जड़ तक जाके, तो जो हमारी रिकंस्ट्रक्शन है वो प्रॉब्लम की मतलब इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज कहाँ है, वहां तक जाके उसको कंस्ट्रक्ट करके फिर हमने आगे बढ़ना है। और जो हमारा रिस्ट्रक्चरिंग है उसका बेस भी फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और सॉलिडेरिटी, एकता रहेगा। और जो ज्योतिराव फूले जी ने हमें दिया था कि चैलेंज द कंसेप्ट, जो भी रूढ़िवादी धारणाएं बनी हैं उनको हमने चैलेंज करना है। चैलेंज करना है हम, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक चैलेंज ही है कि व्हाई वी आर फियर्ड, व्हाई वी आर स्टिल डिपेंडेंट इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये हमने चैलेंज करना है कि क्यों भी, मतलब सब कुछ तो, कोई कमी तो कोई नहीं है,
एक तरफ तो हम कहते हैं कि अंबानी की वाइफ 1 लाख रुपए का कप है जिसमें वो चाय पीती है, उसके कप की कीमत 1 लाख रुपया है। तो भाई क्यों भाई ऐसे क्यों चल रहा है? कहने को अगर डेमोक्रेसी है, आजादी है, तो फिर सबकी बराबरता होनी चाहिए। तो वी हैव टू चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन। नहीं नहीं, हमने लाइक संभावनाएं तलाशनी है और क्रिएटिव बनना है, सृजनात्मक बनना है। और जो इसका बेस जो है रिकंस्ट्रक्शन का, दैट शुड आल्सो बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड मोरालिटी। मोरालिटी तो बहुत जरूरी है, नैतिकता, और रैशनैलिटी, तर्क के आधार पर। कोई मतलब स्टुपिडिटी जो हम पहले हमने पढ़ी है उससे उसको खत्म करके हमने तर्क पे, दलील पे, रैशनल थिंकिंग, उस पे हमने चलना है। तो अगेन महान अशोका का ही हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो एक हमारे पास एक बिग एग्जाम्पल है। क्योंकि उन्होंने जो सोचा, जो उन्होंने रिकस्ट कर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने वो फिर इम्प्लीमेंट करते हुए प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो जैसे हम कहते हैं कि कलिंगा वार जो बिफोर क्राइस्ट 261 में होती है, क्योंकि उस वक्त जो सारे राजा होते थे वो वार, युद्ध करके ही जो व्यापार के अच्छे अच्छे क्षेत्र थे वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेते थे। लेकिन उसके बाद जब वो देखते हैं कि इससे तो मानव हानि ही हुई है, तो वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। वो दोबारा से लाइक मानव हानि, वो कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव तो कुछ भी निकल के नहीं आया, तो वो रिकंस्ट्रक्ट करके पूरे अपने जो बहुत अपना उनका जो प्रजा थी उनका रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और जो 3 ओस है कि वो लेते हैं, तो वो उन ओस को वो एक आम इंसान बन के लेते हैं। एक आम गरीब कमजोर लाचार प्रजा जो होती है, दीन दुखी, उनके लेवल पे वो सोचते हैं। क्योंकि जब वो युद्ध भूमि में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पे जो उनके सैनिक हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, सैनिक तो खत्म हो गया, युद्ध भूमि में कटा पड़ा है, लहूलुहान पड़ा है, बट उसके जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं, उसकी जो विडो है वो रो रही हैं। तो अब उनका कैसे लाइक उनको उनको कैसे अब उनका जीवन निर्वाह होएगा? तो वो उनके लेवल पे, एक लेमैन के लेवल पे जाके सोचते हैं, और एक राजा के लेवल पे जाके वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो उन्होंने 3 ओथ लिए थे उनको इंप्लीमेंट करते हैं एज ए किंग। तो 3 ओथ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि वो वही है कि उन्होंने अल्टीमेटली पुनर्गठन करते हैं, वो एक एनलाइटेंड सोसाइटी बनाते हैं और इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाते हैं। तो ये उनसे हमने सीखना है। तो अगर हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमने महान अशोका को ही सीखना है। इसलिए बार बार हम इस हमने हमारे लेक्चर में उनका जिक्र आता है, क्योंकि वो एक, जैसे हमने देखा कि माई बाप का जो शब्द था वो उनके ही कार्यकाल में निकल के आया कि वो माई बाप बने अपनी प्रजा के। तो आज का जो शासन करता जमात है वो माई बाप नहीं है। तो इसलिए हमने क्वेश्चन करना है और हमने थिंक करते हुए रिकंस्ट्रक्ट करना है। लाइफ अपने आप में एक सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस है। तो जिस तरह लाइक लाइफ इज द सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हमें डेली हम नई नई चीजें देखते हैं, बदलाव आता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने अपने आप को रिन्यू करते जाना है, रिन्यू करते जाना है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो आम लिविंग बीइंग है वो भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं, तो वो भी अपने आप को री अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो हमने भी अपने आप को री अडेप्ट करना है हमारे एनवायरमेंट में। सोशल, कल्चरल, जो पॉलिटिकल, एजुकेशनल जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको उनके हिसाब से एड्रेस करते हुए उनसे हमने निजात पानी है, उनसे उनको हमने मतलब उनमें जो सुधार लेके आना है। तो इसलिए लाइफ, रिन्यूअल ऑफ लाइफ इज कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी हमारे पुराने तजर्बे रहे हैं, हमने जैसे महानायक कांशीराम जी ने देखा था कि आरपीए कितने टोटे हो गए थे, तो फिर वो देखते हैं कि इसमें अगर मैं जाऊंगा तो मतलब मैं इन्हीं को ही समझाते रह जाऊंगा। तो उन्होंने अपने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया, एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा। तो इसी तरह साथ सहकारियों, ये कहने का मतलब ये है कि हमने अपने पुराने एक्सपीरियंस से ही सीखना है। तो हमने जो हमारे कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, जो पुरानी हमारी डिफीट्स हैं, कहीं पे हमें हार हुई है, कहीं पे हम सक्सेसफुल नहीं रहे, तो वो क्यों नहीं रहे? जैसे कई बार लाइक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो ये जो जितने भी हमारे
पिटफॉल्स हैं, हमारी कमियां हैं, उनको हमने इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे लाइक ये निकल के आता है कि जो जैसे कि एक जो हमारी लाइफ है जीने के लिए, जैसे हमें जीने के लिए भोजन की जरूरत है, अपनी प्रोजनी, अपनी आगे संतान बढ़ाने के लिए हमारा लेके प्रजनन मतलब बच्चों का जन्म होना जरूरी है, उसी तरह जो सोशल लाइफ है उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। जिस तरह हम अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट रखना है, आगे हमने अपने प्रोजनी बढ़ानी है, अपने जैसे हम कहते हैं कि अपने वंशवाद बढ़ाना है, तो उसी तरह जो एजुकेशन है फूड की तरह सोशल लाइफ के लिए एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो सोसाइटी है दैट एग्जिस्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन क्वाइट एज मच एज बायोलॉजिकल लाइफ। तो जैसे बायोलॉजिकल लाइफ में हम देखते हैं कि आगे आगे जन्म होता है, आगे आगे पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, उसी तरह जो सोसाइटी है इसमें भी जो अच्छी जो जो लाइक अच्छे थॉट्स हैं उनका ट्रांसमिशन होना जरूरी है। जैसे हमने महान अशोका के जो उनके शिलालेख है उनमें हमने सीखा कि वो कहते हैं कि जो जनरेशन गैप है वो तब नहीं होगा अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को साथ में रखते हैं, हर हाल में उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ट्रांसमिशन हमारा जनरेशन गैप नहीं रहेगा, मॉरल वैल्यू एथिकल वैल्यू ट्रांसमिट होती जाएंगी। तो इसी तरह हमने भी जो है थ्रू एजुकेशन, थ्रू राइट एजुकेशन हमने ट्रांसमिशन करना है। तो this transmission occur by means of communication of habits of doing, thinking and feeling from the older to the younger। तो हमने हैबिट्स लाइक काम करने की हैबिट, थिंक करने की हैबिट, क्योंकि आजकल कई बार हम खुद भी देखते हैं कि जो हमारा बहुजन समाज है वो लाइक ठीक है उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, लेकिन जितना भी उनको मिलता है उसमें भी मैं कई बार देखती हूँ कि उनका इनपुट कम रह जाता है, एफर्ट्स जो है वो हम अपनी कम करते जा रहे हैं। तो ये हमारे हमारे जो श्रमजीवी हैं उनके लिए एटीट्यूड ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक हम शासनकर्ता जमात नहीं बन जाते तब तक हमें जो वर्क करने की हैबिट थी जो हमारे पूर्वजों में थी वो हमें जरूर रखनी चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन का सहकार्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो टू जनरेशन में जो गैप है, जो जो हैबिट्स, जो सोशल ग्रुप्स की हैबिट्स होती हैं उनमें जो गैप है वो एजुकेशन ही उस गैप को फिल कर सकता है। तो राइट एजुकेशन, अब जैसे हम बाबा साहब के वॉल्यूम्स की ही बात कर लेते हैं कि उन्होंने इतना लिखा था, लेकिन वो तब तक जब तक वो हमें लिटरेचर में नहीं मिला, पढ़ने लिखने को हमें नहीं मिला, तो हम उनको उतना पढ़ नहीं पाए, उनको उतना स्टडी नहीं कर पाए। तो अब जब हमें थैंकफुल होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को भी कि उन्होंने उनके वॉल्यूम छपवाए और हम उनको पढ़ते हैं। तो एजुकेशन से हमें जो है उनकी विचारधारा, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो विचारों की ही लड़ाई है, तो एजुकेशन से ही हम अपना जो जनरेशन टू जनरेशन गैप है उसको कम कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने आप में अंडरस्टैंडिंग, लाइक माइंडेडनेस पैदा कर सकते हैं। और जो हमारे पुराने बिलीव्स है उनको हम खत्म करके जो हमारी एस्पिरेशंस है आगे बढ़ने की, उनको हम आगे अपनी माइंड में, अपनी सोसाइटी में इनकलकेट कर सकते हैं। तो सहकारियों ये कुछ नाम है, लाइक ये वर्ल्ड्स के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे इसमें है निकोलस कोपरनिकस, फ्रैंकिस बेकन, गैलीलियो, एडमंड बर्क, और ये वो सहकारियों इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने लाइक चैलेंज किया कंसेप्ट्स को। जैसे यहाँ पे निकोलस कोपरनिकस और जो गैलीलियो हैं ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चैलेंज करा कि ये जो धरती है इट इज मूविंग अराउंड द सन, इट इज नॉट कि सन धरती के अराउंड घूम रहा है, जैसे हम कहते हैं कि बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि सन उसके आगे चक्कर काट रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये वो साइंटिस्ट, ये वो इंटेलेक्चुअल्स है जिन्होंने डेयर किया, जिनको पनिश भी किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइक इसको ये तथ्यों को वो आगे लेके आए। और यहीं से या हम जैसे कहते हैं कि ये 15-16 सेंचुरी ऑनवर्ड ही फिर जो साइंस का एरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले तो हम रिलीजन में ही फंसे हुए थे, हम कुछ भी होता था तो हम रिलीजन पे ही ब्लेम कि हमने लाइक उसी पे हमने अपनी जो डोरियां हैं वो छोड़ रखी थी। तो ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने मतलब चैलेंज करा, जो रिलीजियस जो बिलीव्स थे, जो बिलीव्स थे उनको चैलेंज करा, और इन्होंने बताया
कि ऐसा नहीं है, यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूअस, मतलब उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस आ रही हैं। जैसे तथागत बुद्धा भी कहते हैं कि लाइफ जो है वो डेली लाइक बन रही है, यूनिवर्स डेली डेवलप हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ हमने उसमें नहीं जाना, ये कंटिन्यूअस इसकी डेवलपमेंट है। तो इसी में एक एडमंड बर्क है जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, तो ये वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है जो वहां के ऑफिसर होते हुए भी, लाइक वो वहां के ऑफिसर थे, इवन देन उन्होंने ये डेयर किया वहां पे, ब्रिटिश जो वहां पे अथॉरिटीज थी, कि आप लोग जो ये सारा कॉलोनीज बना रहे हो, सबको रूल कर रहे हो, इंडिया में रूल कर रहे हो, अमेरिका में कर रहे हो, अफ्रीका में कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब जब वो डेयर करते हुए ये कहते हैं कि जब जब आप लोग जंगलों में रह रहे थे, उस वक्त ये जो इंडियन पीपल थे, इनमें एक अच्छा खासा लाइक डेमोक्रेसी था। वो तथागत बुद्धा को कोट करते हुए कहते हैं कि जिस समय आपको डेमोक्रेसी की एबीसी भी नहीं पता थी, उस वक्त ये इंडियन लोग जो थे गणतंत्र को चेरिश कर रहे थे। तो इस तरह ऐसे वाले जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, डेयरिंग पीपल होते हैं, उनको उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। इनसे मैं बहुत लाइक हमारे यहाँ पे पंजाब में एक तर्कशील सोसाइटी है, तो वो ये सारे मिथ जो ये सारा उनको बाहर निकालती है, कि इनके कोट करती है, तो मैं काफी इंप्रेस्ड रहती हूँ, इसलिए मैंने इनको कोट किया कि ये वो इंटेलेक्चुअल है जो सोसाइटी को, समाज को सही रास्ता दिखाते हैं, उनको एनलाइट करते हैं, तर्क देते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट देते हैं। तो एडमंड बर्क का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये इंडियंस की प्रेज करते हैं कि ये जब जब आप लोग ब्रिटिश लोग जंगलों में थे बिफोर क्राइस्ट, तो इन लोगों को डेमोक्रेसी क्या है इन सब का पता था, ये उसको अपनी लाइफ में फॉलो अप्लाई किए हुए थे उस वक्त। तो यहीं से मिस्टर रसल का एक आ जाता है, जिन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी नाम की बुक लिखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि सोसाइटी में इतनी वार चल रही है तो कैसे लाइक इसको हम कैसे सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें। तो वहां पे वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है इसमें इम्पल्सेस होती हैं, जैसे पहले मैंने बात करी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सोसाइटी को सेध भी दे सकते हैं, खुद अपना हम एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन इम्पल्सेस जो हैं वो ऑल ह्यूमन एक्शन आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इम्पल्सेस। तो हमारी बॉडी जो है वो ह्यूमन इम्पल्सेस का एक रेजरवायर है, हमारे अंदर अलग अलग तरह की तरंगे भरी पड़ी हैं। अब देखना हमने ये है कि वो जो इम्पल्सेस है वो हमने उनका यूज कैसे करना है, कंस्ट्रक्टिव करना है कि डिस्ट्रक्टिव करना है। उन इम्पल्सेस को हमने एज ए फोर्स, एज ए वायलेंस यूज करना है या एज ए एनर्जी यूज करना है। तो इसलिए बाबा साहब ने इनकी बुक का लाइक क्या कहते हैं उसको, उसको दोबारा से रीस्टडी किया था। जैसे एब्स्ट्रैक्ट एक बुक का हम निचोड़ निकालते हैं, तो उसमें बाबा साहब इनके संपर्क में आते हैं, और वो जैसे उन्होंने 6 मेजर प्रिंसिपल दिए थे इन्होंने फॉर द सोशल रिकंस्ट्रक्शन, कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल दिए थे 6, तो उसके लिए उन्होंने बाबा साहब ने सिर्फ कॉपरेशन का ही सॉरी उसका इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल था उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया था बाबा साहब ने, रसल जी का। तो यहां से यही निकल के आता है कि हमारे में इम्पल्सेस भरी पड़ी हैं। अब देखना हमने ये है कि हम कौन सी इम्पल्सेस को यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव। तो सहकारियों इसमें जो इनके 6 मेजर प्रिंसिपल थे, स्टेट, प्रॉपर्टी, वॉर, रिलीजन, एजुकेशन एंड मैरिज। तो बाबा साहब ने इसमें से प्रॉपर्टी को ही चूज किया था, क्योंकि बाबा साहब को ये पता था कि यहाँ पे जो हमारा भारत देश है, इसको अगर इसकी जो सोसाइटी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो प्रॉपर्टी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इनको पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इनको कोट इसलिए करता है क्योंकि ये भी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, और बाबा साहब भी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं।
तो सहकारियों यहाँ पे हमारा जो थर्ड इसमें एक चैप्टर आ जाता है कि बाबा साहब का विजन क्या है फॉर द इंटेलिजेंस क्लास। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि इंटेलेक्चुअल क्लास एंड इंटेलिजेंस क्लास दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। दे आर नॉट द सेम थिंग। इंटेलेक्चुअल क्लास वो क्लास होती है जिनको हाईएस्ट लेवल की इंफॉर्मेशन पता होती है, और इंटेलिजेंस क्लास वो होती है जिसको इंफॉर्मेशन तो हाईएस्ट लेवल की होती है, उसके साथ साथ इन एडिशन उनके में कैपेबिलिटी होती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज भी कर सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सो इंटेलेक्चुअल क्लास जो है उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस क्लास को उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने का एक कह लो कि गुण भी है उसमें। तो all the intelligence class are the intellectuals, but intellectuals are not the intelligent. इंटेलेक्चुअल सिर्फ वो एक स्टेप पे रह जाते हैं, इंटेलिजेंट होना सेकंड स्टेप है कि जब हम उस नॉलेज को यूज करते हैं फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास या इंटेलिजेंस क्लास जो है वो हमेशा हम कहते हैं कि किसी भी समाज में 2 या 3%, 2-2.5% लोग ही होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, और पूरे मास जो पूरा बाकी जो बाकी तबका है वो उनको देखता है, उनको फॉलो करता है। तो वो उनको फॉलो करता है कि वो इन्हें गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे इन राइट डायरेक्शन। तो इंटेलिजेंस क्लास को हमेशा ही बाकी का जो तबका है, जैसे हम कहते हैं कि जो भेड़ बकरियां हैं, हम हमेशा कहते हैं कि उन्होंने तो पीछे आ ही जाना है। आप एक वेव बनाओ, आप एक मूवमेंट बनाओ, बाकी समाज तो आपके पीछे आ ही जाएगा। तो गाइड बट इसमें क्या है कि जो जो हमने पीछे लगाना है, लगाने को तो बहुत बड़े बाबा लोग भी लगा बैठे हैं, लगाने को तो बड़े बड़े बाबा लोग के इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में मेरे बच्चे पता नहीं क्या क्या फालतू के लोगों को फॉलो करी जा रहे हैं। तो बट उनका जो मार्गदर्शन है वो शुड ऑल्सो स्टैंड द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ, या ये जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, ये अगर हम कह रहा है कि वी आर गाइडिंग यू, अगर हम गाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, तो हमारा जो गाइडेंस का कंसेप्ट है दैट शुड ऑल्सो स्टैंड टू द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो मौके के आधार पे पूरा खरा उतरे। तो इसलिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो है वो लाइक इंटेलिजेंट क्लास का निर्माण करने की बात करता है, और यही आज तक जितनी भी अम्बेडकराइट मूवमेंट है उन्होंने इसी पॉइंट पे फोकस नहीं किया। रिलीजियस लेवल पे हो रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे हो रहे हैं, बट इंटेलिजेंस क्लास के निर्माण पे जो नहीं फोकस हुआ उस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ट्राई कर रहा है। यहाँ पे मार्गरेट मैड का एक कोटेशन है कि never doubt that a small group of thoughtful and committed citizen can change the world, and indeed it is the only thing ever has। कि हमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम संख्या बल कम है, संख्या बल कम है, बट उसके साथ ही ये भी है कि अगर हम जितने भी हैं, अगर हम कमिटेड हो जाएं, थॉटफुल हो जाए, तो वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इनका बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लाइक कोटेशन है कि हमें जैसे मैंने पहले वो कुछ इंटेलेक्चुअल की बात करी, निकोलस कोपर्निकस, गैलीलियो, कि वो कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं, गिने चुने लोग ही होते हैं जो सोसाइटी का मार्गदर्शन करते हैं। तो इंटेलिजेंस क्लास इट इज अ ग्रुप एंड सेट ऑफ पीपल हु डाइवर्स विजडम, कि जो अपना प्रज्ञा, ज्ञान, और इसमें 3 क्वालिटी होती हैं, विजडम, फोरसाइट एंड फॉरवर्ड लुकिंगनेस, कि उनमें प्रज्ञा होती है, शीलता होती है, उनमें आगे देखने की क्वालिटी होती है, और वो फ्यूचर को देखने की भी क्वालिटी होती है, फॉरवर्ड लुकिंग एंड फोरसाइट, पहले ही जज कर लेना। तो ये 3 क्वालिटी होती हैं इंटेलिजेंस क्लास की, जिनकी वजह से वो अवेकन करते हैं सोसाइटी को, और वेलफेयर सोसाइटी और एनलाइटेंड सोसाइटी का वो निर्माण करते हैं। और जो हमने पहले देखा कि सोशल एंडोस्मोसिस, जो हमारे जो एक भ्रातृ फ्रेटर्निटी की फीलिंग नहीं है, जो हम बंद बॉक्सेस में बंधे पड़े हैं, एंडोस्मोसिस नहीं है, तो उसको लाने के लिए इंटेलिजेंस क्लास एक कैटालिस्ट का रोल प्ले कर सकती है। कैटालिस्ट अगेन एक केमिस्ट्री की टर्म है जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है।
स्लो भी करता है, फास्ट भी करता है, लेकिन यहाँ पे हम फास्ट ही मानेंगे, क्योंकि हमने इंटेलिजेंस क्लास ने सोशल एंडोस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, जो मिलवर्तन का भाव है, जैसे मैंने पहले बोला कि मान लो 15% लोग नहीं भी जुड़ते हैं, तो हमने अपने समाज को तो जोड़ने के लिए जरूर ही कोशिश करनी है, और यही हमारा एम, गोल, ऑब्जेक्टिव है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का। तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने डिफाइन भी किया है इंटेलिजेंस क्लास को, दो पार्ट में डिफाइन किया है कि इट मींस द डिग्निफाइड क्लास विच हैज एन एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, adapt the environment, understand thought and reason, and also an ability to utilize correctly the thought and reason. इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये वो क्लास है जो डिग्निफाइड है, जो लाइक जिसका अपना एक वजूद है, जिसको अपनी प्रभु सत्ता का जरूरत महसूस होती है कि भी मैंने किसी के नीचे दबके नहीं रहना। डिग्निफाइड क्लास है जिसमें एक ऐसी क्षमता है कि जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को, विचार को संचार करना, स्प्रेड करना, उसको एक कॉमन एक्सपीरियंस में ले आना कि जो मैंने समझा वो मेरा एकदम अनपढ़ भाई भी समझ ले। अगर मैंने कास्ट को समझा है कि ये जस्ट एक इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन का फंडा है और कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट मेरा एकदम जो अनपढ़ भाई है वो भी समझ ले। तो दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड ड्राइव इंफॉर्मेशन, कि विचारों को एकदम इतना उनका इतना प्रचार प्रसार कर देना कि वो एक कॉमन बात बन जाए। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे हमने कह लो कि सरकारें ही बनाई हैं, तो कितनी सरकारें हैं, कितनी हम बहुजनों ने सरकारें बनाई, तो वहां से हमें सीखना है कि हमारा तो कुछ नहीं बना। अडेप्ट द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट मीन्स कि सोशली हम कहाँ पे खड़े हैं, कल्चरली हम कहाँ पे खड़े हैं, पॉलिटिकली हमारा क्या स्टैंड है, एजुकेशन में हम किस लेवल पे हैं, तो उसको अच्छे से स्टडी करके उसमें उसको अडेप्ट करना, उसको रीथिंक करना, अंडरस्टैंड करना। थॉट एंड रीजन यहाँ पे हमारे महापुरुषों के आ जाते हैं कि अगर बाबा साहब कामयाब हुए हैं, कांशीराम जी कामयाब हुए हैं, महान अशोका कामयाब हुए हैं, तो उनके थॉट एंड रीजन के पीछे क्या था। एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू यूटिलाइज करेक्टली, जो भी हमने ये ज्ञान लिया है उस एंड पे फिर हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको अप्लाई कर सके। तो सहकारियों, इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट है क्वालिटीज। तो हमारे में आ गई, ये सारी क्वालिटीज हमारे में आ गई। अब इस क्वालिटी के साथ साथ एक एक ये तो लाइक हमारा बाहरी प्रेजेंटेशन है कि हमने ऐसे एक्ट करना है, बट हमारे भीतर अंदर अंदर हमारे क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंडिपेंडेंट, कि हम किसी भी पुरानी धारणाओं से किसी के साथ भी हम जुड़े हुए नहीं है, इंडिपेंडेंट है, हमारा अपना व्यू है, पर्सनल व्यू है। एंड डिसइंटरेस्टेड, कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कोई नहीं है। और ओपन माइंडेड, ब्रॉड विजन, होल हार्टेडनेस, कि हमने पूरी, जैसे पहले हमने पढ़ा ही है कि हमने पूरा कंपैशन के साथ, पूरी होल हार्टेडनेस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और जो भी हम लाइक स्टेप उठाते हैं उसमें जो भी हमें रिजल्ट मिले, वी शुड बी रेडी टू फेस दोज रिजल्ट ऑल्सो, कि उसमें कोई भी हमें कामयाबी मिलती है, कहीं पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को एबल करना कि टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेस। एंड हैविंग द साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड, तो जैसे मैंने पहले बात करी कि साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के साथ ही हम जो प्रोब कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना कि क्यों ऐसा है, और उसको आगे रिजॉल्व करना, उसमें फिर आगे उसका सोल्यूशन निकालना। तो ये जो डेफिनेशन है, ये इंटेलिजेंस क्लास की डेफिनेशन है। तो इसको अगर हम इलेबोरेट करते हैं अगेन एंड अगेन, हमारे पास एक ही आइडियल है, जो महान अशोका आइडियल हमारे पास बहुत है, लाइक जो जिन्होंने सच करके दिखाया एज ए राजा, एज ए शासक। तो इसलिए हम महान अशोका को एक बार फिर उन्हीं की थिंकिंग, उन्हीं की फिलॉसफी के हिसाब से इन सबको दोबारा से हम स्टडी करते हैं। कि जैसे एबिलिटी टू ड्राइव इंफॉर्मेशन, कि हमारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, जन जन तक पहुंचाना, कॉमन प्रॉपर्टी बना देना, जो हमारा एक्सपीरियंस उसको कॉमन एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देना, और सीखना, और जैसे कहते हैं कि समझाने वाले को समझना और फिर समझाने वाले बनना, और अडेप्ट द एनवायरमेंट।
एनवायरनमेंट जो है, जो यथास्थिति है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अंडरस्टैंड थॉट एंड रीजन, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे महापुरुष कैसे कामयाब हुए। उन्होंने, जैसे हमारे संत गुरु भी आते हैं, गुरु रविदास जी आते हैं, कबीर जी आते हैं, कितना उन्होंने चैलेंज करा उस वक्त जब इतना ज्ञान भी नहीं था, इतने लोग जुड़े भी नहीं हुए थे। तो उनको अंडरस्टैंड करना और उनको करेक्टली यूटिलाइज करना, जैसे मैंने पहले कहा सहकारियों। तो इसलिए इंटेलिजेंस क्लास जो है, इट शुड बी ऑनेस्ट, प्रमाणिकता होनी चाहिए उसमें, और उसमें एक सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद ही हम ये ला सकते हैं। और इंडिपेंडेंट, कि इसमें हमने ये देखा है कि महान अशोक जो थे, उनका जो विजन था, उन्होंने खुद खुद को रिकंस्ट्रक्ट किया। पहले जैसे हमने देखा कि उनके समय में पुरोहित लोग, पंडित लोग उनके घरों में, लाइक महलों में आते थे, रानियों को मिलते थे, नए नए उनको कर्म कांड बताते थे, उन अंदर की बातें जानते थे। उन अंदर की बातों को जान के वो राजाओं के कत्ल या राजा को चेंज करना, मतलब उनके माइंड को बदलना। जैसे हम कई का हम चैप्टर वो करेक्टर देखते हैं कि वो अच्छा भला उनके रानियों, 3 रानियों का प्यार था, चाहे वो जैसे भी है। अगर जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं कोट कर रही हूँ, तो कई उसका माइंड का बदल देती है। तो यहाँ पे महान अशोका ने क्या किया कि अपने आप की सोच जो है उसको इंडिपेंडेंट करा। पंडित पुरोहितों का उन्होंने घर महलों में घुसना बंद किया। इसके साथ वो फ्री हुए इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, सोच विचार करने के लिए वो एक फ्री माइंड में वो चले गए, और जिसकी वजह से वो सारा जो भी उनकी प्रतिज्ञाएं थे उनको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए। और डिसइंटरेस्टेड में ये है कि उनका कहना था कि हमें कम से कम संचय और कम से कम खर्च करना चाहिए, कि हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट कम करने हैं, अपने खर्चे कम करने हैं। और जैसे मान लो हम अंडर प्रिविलेज हैं, तो हमने खर्चा ध्यान से करना है। तो ये हमें महान अशोका सिखा के गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय पे, वो तो राजा थे, बट उन्होंने जो खर्च किया वो पुनर्निर्माण पे किया, ना कि उन्होंने पुलिस बल या सैनिक बल पे किया। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि जितना भी हमने करना है वो खर्चा कम करना है, प्लानिंग के साथ करना है, डिसइंटरेस्टेड से, अपने पे नहीं करना, सोसाइटी पे करना है। तो ये हमें महान अशोका से सीख मिली है। और इसी तरह ओपन माइंडेडनेस, जैसे मैंने बोला कि ब्रॉड विजन और होल हार्टेडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो प्रोसेस, अब इंटेलिजेंस क्लास के अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। एक तो है इंटेलेक्चुअल एफर्ट, कि जो अगर हमने कास्ट को अपरूट करना है, जो पहला चैप्टर है कास्ट, उसको अगर हमने कास्ट, स्टुपिडिटी, कल्चर, स्टुपिडिटी ऑफ कल्चर, उसको अपरूट, जड़ से उखाड़ना है, तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल एफर्ट है उसको हमने लाइक इंटेलेक्चुअल एफर्ट जो है वो एफर्ट्स, प्रोसेस, हमारी कोशिशें, हमारा मेंटल वर्क, एक्टिविटी, थॉट प्रोसेस, ये सारे उनके स्टेप हैं। तो इस तरह करते करते हमने लाइक अपने एक्ट को प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, माइंड को हमने मतलब थॉट प्रोसेस में लाना है, बैलेंस, ऑप्टिमाइज, मतलब जो अब हमारी एक्टिविटी है वो बैलेंस में हमने रख के, और जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो खत्म करके, और जो हमने पहले क्वालिटीज पढ़ी हैं इंटेलेक्चुअल क्लास की, उनको अप्लाई करके ही हम इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स जो है वो सही ढंग से इसको अपरूट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल एफर्ट तब कामयाब होंगी, तब हम अपरूट कर पाएंगे कास्ट को, अगर हम ये जो इसके सारे के सारे स्टेप्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन प्रैक्टिकल। और इसी तरह से कार्यों इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात आ जाती है। इंटेलेक्चुअल जो एफर्ट था सहकारियों, इसमें हमने ये सीखा था पे बेटर टू सोसाइटी प्रोग्राम में, कि हम इसलिए बिखरे पड़े हैं क्योंकि जो हमारे प्रयास हैं वो बैलेंस नहीं है, जो हमारे ऑप्टिमम इंटरेस्ट के साथ हम काम नहीं कर रहे। तो हमें अपने प्रयास बैलेंस में करने हैं, और इंटेलेक्चुअल एफर्ट जब हमारा आ जाएगा इन प्रयास की वजह से, तो इस प्रयास को हमने समाज के अंदर लेके जाना है। तो ये जो हम ट्रेनर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो तभी हम जो ये जो अप कास्ट को हम अपरूट कर सकते हैं। और इसी तरह सहकारी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात है। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है इसको बौद्धिक आजादी भी कहते हैं।
तो इसमें जो है हमने इंटेलेक्चुअल ट्रैप से फ्री होना है। तो हम देखते हैं कि अभी भी हम इंटेलेक्चुअल जो फ्रीडम है उस हम आजाद नहीं हो पाए। बहुत बौद्धिक जो आजादी है अभी हमारे पास नहीं है। जो हम जाति की जड़ता है उससे हम मुक्त नहीं हुए। जाति से भी ज्यादा, मतलब हमने पढ़ा कि जाति से भी ज्यादा हम लोगों को जो कस्टम है, मान्यताएं हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, उनमें हमें बांटा हुआ है। तो हम इंटेलेक्चुअल को ये जो इंटेलेक्चुअल ट्रैप उन्होंने कर रखा है हमारी मान्यताएं प्रथाओं में हमें बांट के, ट्रेडिशंस में हमें बांट के, तो ये जातियों से भी ज्यादा भयानक है। तो इनसे हमने बाहर निकल के अपने आप को मतलब थिंकिंग स्किल अप्लाई करके हमने इंटेलेक्चुअली फ्रीडम की ओर जैसे हमने बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हमें डिबेट करने की आजादी नहीं है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। इनर्शिया ऑफ कास्ट वैसे का वैसा ही है। तो जैसे हमने देखा ही है कि जो हमारे मीडिया है वहां पे भी हमने देखा कि बहुत कम मीडिया है जो रैशनल या बैलेंस की बात करता है। तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है वो अभी तक नहीं हो पाया। तो जो जो जनरल वर्ग है वो भी ट्रैप में है। जनरल वर्ग भी, उसको भी वही दिखाने को ऑर्डर किया जाता है जो जो इस कास्ट कल्चर को बनाए रखे। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल जो है वो हम ट्रैप में हैं। इनका फ्रीडम, इनकी आजादी बहुत जरूरी है। तो और जो बहुजन समाज है वो तो जाति के साथ साथ मैंने जैसे बताया कस्टम में भी फंसा हुआ है, धारणाओं में फंसा हुआ है। तो हमें इस सब से बाहर निकलना है। और इसी हिसाब से इसी तरह एक इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन है सहकारियों, जो है बौद्धिक बंधन मुक्ति। बौद्धिक बंधन मुक्ति, इस कंसेप्ट को भी हमने समझने की कोशिश नहीं की है। तो इसको भी जैसे जो बौद्धिक बौद्धिक बंधन मुक्ति है, इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन, ये कहते हैं कि 4 चीजें हैं जिससे हम बंधन मुक्ति पा सकते हैं। एक तो है कि हमारे में डिजायर होनी चाहिए, यूनिवर्सल डिजायर फॉर एन एग्जिस्टेंस फ्रॉम डोमिनेशन, कि ये जो वर्चस्व है कि हाँ जी वो बड़े लोग हैं, उनसे हमने मुक्त होना है। हमने उनसे मुक्त होना है, अपने थॉट इंडिपेंडेंट। जैसे सम्राट अशोक मुक्त हुए, उन्होंने उनका अंदर आना बंद कर दिया कि आप लोग जाओ अपना काम करो, पूजा पाठ करी जो, मैं अपना एज ए शासन करता काम करूंगा, एज ए राजा काम करूंगा। तो जो ये वर्चस्व है दूसरे लोगों का, डोमिनेशन है जो हमारे ऊपर, उससे हमने मुक्त होना है। इमेंसिपेशन ऑफ द माइंड फ्रॉम स्टुपिडिटी, जैसे हमने पहले बताया कि माइंड को हमने ये जो मूर्खता है उससे बाहर निकालना है। लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस एंड सेल्फिश डिजायर। इग्नोरेंट, अभी तक हम इग्नोर्ड ही हैं, हमें पता ही नहीं। मान्यवर कांशीराम कहते हैं कि बहुजन समाज की समस्या ये है कि इनको यही नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है। वी आर सो इग्नोर्ड। तो हमने वहां से भी आजाद होना है, हमने वहां से इमेंसिपेट होके अपनी समस्याओं को ढूंढना है, वेयर वी आर, मतलब हम फंसे कहाँ हुए हैं। और जो अपनी सेल्फिश डिजायर है उसको हमने निकालना है बाहर। और इमेंसिपेशन फ्रॉम इरेशनैलिटी, इरेशनैलिटी के जो तर्कवादी बनना है हमने। तर्क पे जैसे कहते हैं अपो दीपो भवा, अपने दीपक हमने बात खुद बनना है। तो तर्कवादी बनकर, इंडिपेंडेंट थॉट लाकर, तभी हम लाइक ये जो बौद्धिक जो है उसको हम बौद्धिक बंधन मुक्ति हम पा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है इसमें बौद्धिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन। तो बौद्धिक पुनर्निर्माण या बौद्धिक पुनर्गठन जो है ये भी सहकारियों तभी हो सकता है अगर हम जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, इरेशनल थिंकिंग है, उसको हम निकाल फेंकेंगे, एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, मेंटल एटीट्यूड को चेंज करेंगे, और हम अल्टरनेटिव जो चॉइसेस हैं उनको हम अल्टरनेटिव चॉइसेस को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि जो हमें मिल गया, जो अल्टरनेटिव चॉइसेस को फॉलो करते हुए हमने रिकंस्ट्रक्शन करना है फॉर दी रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसी में अशोका की 3 प्रतिज्ञाएं, जैसे उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं ली और उनको उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दिया, तो इसलिए हमने उनकी 3 प्रतिज्ञाओं को प्रैक्टिकल अपने अप्लाई करना है। कास्ट जो है, इट हैज किल्ड द पब्लिक स्पिरिट, इट हैज डिस्ट्रॉयड द सेंस ऑफ पब्लिक चैरिटी, इट हैज मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल।
कास्ट से हमारी जो एकता, पब्लिक स्पिरिट, यूनिटी, वो सब खत्म हो गई है। उसको पढ़ के हमने we have to revive the public spirits, public charity, we have to create public opinion, एक दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का पब्लिक ओपिनियन हमें अपने आप में बिल्ड करना होगा। सो सहकारियों, जैसे ये एच ड्रमंड का कोटेशन ही है कि ही विल नॉट रीजन इज बिगट, कि जो तर्क करता ही नहीं, जो है वही ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो ऐसे ही रहना है, सोचना ही नहीं, तो वो बिगट है। बिगट मतलब जो कट्टर होता है कि भी हाँ ऐसे ही लिखा है बुक में तो ऐसा ही होगा, उसके जड़ पे नहीं जाना। तो ही विल नॉट रीजन इज अ बिगट, ही दैट कांट रीजन इज फूल। जो करता नहीं वो तो बिगट है, कट्टर है। जो कर नहीं सकता वो मूर्ख है। और जो करने का उसको पता, एक दूसरा बंदा है, पता तो है सब गलत है बट वो साहस नहीं करता, तो वो गुलाम है, दैट इज अ स्लेव। तो सहकारियों, यहां से यही निकल के आता है कि हमने लाइक ना तो हमने कट्टर बनना है, ना हमने मूर्ख बनना है, ना हमने स्लेव बनना है, हमने इंटेलिजेंस क्लास बनना है। तो इसी में आ जाता है कि इंटेलिजेंस क्लास बनकर ही जो विक्टिम है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, उनकी जो दर्दनीय कंडीशन है। तो लॉ ऑफ इमिटेशन एंड लॉ ऑफ एम्यूल्यूशन, इमिटेशन जो हम करते आ रहे हैं, जो स्टुपिडिटी कह लो, स्केमा कह लो, एम्यूलेशन जो हमने अब करना है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में एनलाइट होके, जो अब हमने खुद का भी करना है और समाज का भी करना है। इमिटेशन होता है किसी चीज को बिना सोचे समझे फॉलो करना, अनुकरण करना। एम्यूलेशन होता है किसी चीज के तथ्यों को खोज के उसकी जड़ तक जाके वाकई वो सही है कि नहीं है तब अनुसरण करना। तो ये इमिटेशन एम्यूलेशन में डिफरेंस है। तो लॉ ऑफ इमिटेशन हर हर फील्ड में, सोशल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, कस्टम, हर फील्ड में, लिटरेचर में हमें क्या पढ़ाया है उसको भी हमने एम्यूलेट करना है कि क्या हमें सही पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री जैसे अब हमने जैसे मिशन में आके हमने देखते हैं कि हमारी तो हिस्ट्री इतनी अच्छी बनी है, क्या हमें भीमा कोरेगांव पढ़ाया जा रहा है, क्या हमें लाइक अपने जैसे शहीद उधम सिंह को पढ़ाया जा रहा है। तो हिस्ट्री को पढ़ना है, लिटरेचर में क्या रिसर्च वर्क क्या चल रहा है उसको हमने एमुलेट करना है, सही है कि गलत है, डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। तो हमने रिसर्च को डायरेक्ट करना है। तो इसलिए सहकारियों, रोल ऑफ इंटेलिजेंस क्लास का यही है कि हमने क्रिएटिव इंडिविजुअल बनना है, थिंकिंग डेवलप करनी है, इंटेलेक्चुअल ट्रैप जो है कि वैसे के वैसे बने रहना, उससे हमने बाहर निकलना है, कॉपरेशन डेवलप करनी है अपने बहुजन्स में, और इस सब से ही हम एक डिग्निफाइड लाइफ का निर्माण कर पाएंगे। और जैसे कि कहते हैं कि कोटेशन है कि गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। मैडलाइन ब्रिजेस का ये कोटेशन है कि अगर हम अपने समाज को बेस्ट देंगे तो समाज भी इन रिटर्न हमें बेस्ट ही देगा। तो हमने जो है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना है अपने समाज के साथ, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ हमने उनके साथ जाना है, उनको एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। और कंटिन्यूअल कम्युनिकेशन, जैसे हमने पहले कहा कि कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के साथ ही एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हुए हम ये जो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और सहकारियों, यहीं पे मैं महान अशोका के लिए, जैसे जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का स्लोगन ही है, द अशोकाज रेन विल बी कम, इट विल क्रिएट द फियरलेस ईच वन। महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भय मुक्त बनाएगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। ओवर टू प्रियंका जी। हम लोगों ने जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, इसके ऊपर बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन श्रीमंत डॉक्टर तीरथ बालाजी की तरफ से हम लोगों को जानकारी में आया। मैं उनको बधाई देते हुए, उनको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आप सभी सम्मानित सहकारियों का अभिवादन करता हूं, सभी को जय भीम करता हूं।
देखिए हम लोग ये जो आज जो टॉपिक है, जो हमारा आज का विषय है चर्चा का, तो ये असल में कोई ज्ञान लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आवश्यकता है। ये हमारी आवश्यकता है, और आवश्यकता में बहुत सारी चीजें जो जो नहीं मालूम होती हैं, और अगर हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, हमारी जरूरत बन जाती है, तो वो कहीं से न कहीं से उसकी पूर्ति होती चली जाती है। अगर कहीं कोई चीज ज्यादा होगी तो वो कम हो जाएगी, उसको हम समझेंगे ये जरूरी नहीं है, और जो जरूरी होती है तो वो कहीं से न कहीं से उस वक्त उसकी पूर्ति कर ली जाती है। इसमें टॉपिक था कि नीड ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी इन द 21st सेंचुरी। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो समाज परिवर्तन का आंदोलन है, तो समाज परिवर्तन का आंदोलन साहब काशीराम जी के टाइम में बहुत चर्चा में था। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन खड़ा किया। बाद में हालांकि उसको मैनिपुलेट करते हुए कुछ लोगों ने उसको सामाजिक न्याय से जोड़ दिया, और आजकल तो बहुत अच्छी तरह से हमारे लोग जो है समरसता में आ गए। समरसता के जो चल रहा है वो ठीक है, समरसता बहुत है। मतलब अगर आप भंगी हो तो भंगी रह जाओ, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण रहा हूं, बस चलने दो, ये तो ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहना चाहिए। तो हम लोग इसी को, अभी मैडम तीरथ बालाजी ने कहा कि इंटेलेक्चुअल ट्रैप के हम लोग शिकार न बने। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में उन्होंने बहुत बढ़िया बातें हमें बताई कि अगर हम ये जो लर्न एंड टीच का प्रोसेस अगर समझ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस बनेगा। आज हम लोग स्टूडेंट लाइफ से लेकर के इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। दे आर वेटनर ऑफ देयर फील्ड, वी आर वेटनर इन आवर फील्ड। तो ऐसे में एजुकेशन जन्म देती है कंटिन्यूटी एक्सपीरियंस को, और कंटिन्यूटी एक्सपीरियंस जब परफॉर्मेंस में बदल जाती है तो फिर वो हैबिट बन जाती है। जैसे अभी हम लोग जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये हमारी परफॉर्मेंस के कारण अभी हैबिट बन गई है। हम लोग 2 घंटे हमने लगातार ये लेक्चर डॉक्टर तीरथ बालाजी का अटेंड किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक अद्भुत बात है। नहीं तो लोग जो स्टूडेंट्स रहे हम लोग, हमने देखा है कि 45 मिनट का लेक्चर जस्टिफाइड माना गया है, लेकिन यहाँ 45 से हमने दुगना करने की कोशिश की कि 1.5 घंटा रखेंगे, लेकिन 1.5 घंटा से भी ज्यादा 2 घंटे तक हम लोगों ने, तो ये क्या है कि हमारी परफॉर्मेंस का हैबिट बन गया है। हमें अगर इससे भी ज्यादा देर तक अगर लेक्चर सुनना होता तो हम मूव नहीं करते। और जब हैबिट बन जाती है तो फिर हमारे अंदर सेंसिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है, और सेंसिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है तो वो फिर जन्म काय को किस चीज को देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को। हम रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं, और रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो इंडिविजुअल एफिशिएंसी में बदल जाता है, और इंडिविजुअल एफिशिएंसी जो है वो फिर सोशल एफिशिएंसी बदलती है, मैं समझता हूं। और सोशल एफिशिएंसी जो है वही डिग्निफाइड लाइफ या डिग्निफाइड सोसाइटी है, जिसकी आज चर्चा डॉक्टर तीरथ बालाजी ने की। बहुत सारी बातें उन्होंने 2 घंटे में रखी हैं, सारी चीजें हम लोग शायद अभी रिकलेक्ट नहीं कर सकते। रात को जब आप लोग इसको मेमोरी में लाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये इतना बड़ा समाज है, देश की 140 करोड़ के आसपास शायद आबादी, इस स्वतंत्रता दिवस के आसपास हम पहुंचेंगे तो इतनी हो जाएगी, और उसमें से छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि जैसे उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं मानता हूं कि 115-20 करोड़ के आसपास लोग हैं जो मतलब बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन 4 चीजें नहीं बदली उसमें,
वो उन पर लागू होती हैं। उन्होंने कहा हंगर नहीं बदली, पॉवर्टी नहीं बदली, डिजीज नहीं बदली, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बदला। तो ये सब जो है तो वो इसलिए है क्योंकि हमने रिकंस्ट्रक्शन का मतलब नहीं समझा। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो हम एजुकेशन को, थिंकिंग स्किल को मतलब अंगीकार करेंगे अपने। और अगर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी होगी तो उसमें फिर कोऑपरेशन पैदा होगा। और ये दोनों तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं ऐसे हैं कि फिर हमें इस स्टूपिडिटी से या कास्ट कल्चर की जो जो हमारे अंदर जो क्या कहें उसको, ये जो एक कास्ट कल्चर है, जो जाति, तो यही मतलब बाबा साहब कहते हैं कि फार ऑफ द वर्ल्ड मिजरी इज कॉज्ड बाय इनर्शिया, इज बाय स्टूपिडिटी और ब्लाइंड फेट रादर देन एनी अदर विकेटनेस। और किसी भी तरह का अगर अवगुण अगर किसी आदमी में है तो वो इतना इसके लिए जिम्मेदार नहीं है मिजरी के लिए जितना ये दोनों चीजें जिम्मेदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि 21वीं शताब्दी में मैंने एक कोटेशन नोट किया उनका, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि द इलिटरेट ऑफ द 21st century विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये बहुत अच्छा कोटेशन उन्होंने कोट किया एल्विन टॉफलर साहब का। तो मैं यही आप सभी लोगों का, क्योंकि असल में लेक्चर बहुत लंबा था, बहुत सारी चीजें हमारी मेमोरी में नहीं रही होंगी,